कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट भी देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, उसका खास ख्याल रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। मगर और आप अपने टॉपिक पे रहा करें, अपनी बात पे रहा करें। आप कॉलर का क्या इंतजार करते हैं कि कॉलर क्या बोलेगा तो उसके ऊपर जाके चढ़ाई करेंगे। अब आप देखें कि ईरान और पाकिस्तान के किस कदर हालात खराब हो रहे हैं कि एक दूसरे के दुश्मन बन गए ये लोग ईरान, जबकि ईरान से ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे थे। आखिर क्या वजह हुई कि ईरान और पाकिस्तान ने के ताल्लुकात इतने खराब हो गए? किसका हाथ है इसके पीछे? हम इस पे बात करेंगे। ईरान ने क्या सोच के पाकिस्तान पे हमला किया, इस पे हम बात करेंगे। मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। और आपको क्या लगता है इन हालात में क्या इलेक्शन होने चाहिए? जो ये मौजूदा हालात है, या तमाम सियासतदानों को एक साथ बैठकर इसका हल निकालने की जरूरत है, या इलेक्शन की तरफ जाने की जरूरत है? पाकिस्तान में महंगाई इस कदर हो गई है और इस कदर क्राइम होना शुरू हो चुके हैं, पाकिस्तान में लूट मार का बाजार गर्म हो चुका है। और पॉलिटिक्स के लोग जो है अपना कह रहे हैं कि जी इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। आपने देखा एक बड़ी पार्टी, जो एक बड़ी पार्टी थी जिसका एक बड़ा नाम था, उसको दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनको आजाद उम्मीदवार की तरह खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो अब आप देखिए कि कितने हंगामे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जेल में समझ लें कि रख दिया है, तो उसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं, निकालने की जरूरत नहीं पेश आएगी, इसलिए कि वो चाह ही नहीं रहे। केस पे केस बना रहे हैं, 204 तो केस बना चुके हैं। ये सारे हालात हैं। थोड़ा सा अगर इन हालात पे रोशनी डालें और इन हालात को गौर से देखें कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, हमारे कंट्री के अंदर हो क्या रहा है, तो इसके कंडीशन में, और अगर देख लें मुस्लिम नून लीग, जो बिलावल कह रहे हैं कि जी लाडले को अगर लाने की तैयारी की जा रही है, तो इस लाडले को इस वक्त हम कबूल नहीं करेंगे। पंजाब से हम ही जीतेंगे और हम ही आएंगे। ज्यादातर वहां पे शोर मच रहा है कि बिलावल को पूरा मौका दिया जाएगा पंजाब के लिए। बिलावल बहुत अच्छे साबित होंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। और आपको जैसे कि पता ही है कि नवाज शरीफ काफी टाइम से पंजाब में उन्होंने बहुत कारकर्दगी की है, बहुत काम किए हैं और डिसाइड हो चुका है। आज नवाज शरीफ बड़ी मुश्किल के साथ आए, 10 मिनट के लिए आए, मगर उन्होंने इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने कोई मंशूर अपना बयान नहीं किया, उन्होंने कोई रोड प्लान नहीं दिया। अवाम को सिर्फ 10 मिनट के लिए आने के बाद वो जलसे से वापस चले गए। तो आखिर चल क्या रहा है? मुस्लिम नून लीग बहुत मुतमईन नजर आ रही है। जितना बिलावल पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है, उस तरह मुस्लिम नून लीग कोई शोर नहीं मचा रही। आखिर कहानी क्या है? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? बंद कमरों में क्या फैसले हो रहे हैं? इस पे हम बात करेंगे। मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिएगा। ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे किसी की दिल आजारी हो, उसका खास ख्याल रखिएगा। जी चलते हैं जायदी भाई की तरफ। जी जायदी भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी जायदी भाई क्या हाल है? ये सैयद साहब कुछ बोले थे, क्या कह रहे थे? आपकी आवाज यही, मैंने इंट्रो दे रही थी अपना। जी मैंने कहा आप अपनी बात खत्म करने के बाद बोलेंगे मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। नहीं, ऐसे क्यों बोलूंगी ब्रेक की तरफ जानी? प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो पूरा प्रोग्राम बाकी है, 2 घंटों का, 2 आवर्स का अभी स्टार्ट लिया है हमने। तो आप यही बातें कर रहे हैं ना जो मैंने बातें की, इनके सवालों के जवाब चाहिए। आप स्टार्ट करें अपने सवालों के जवाब देना। अभी जैदी भाई से लेती हूँ, फिर आपसे लूंगी। जी जैदी भाई बोलिए। सुमिया, सबसे पहले जो सूरत हाल और जिसका भी आपने इंट्रोड्यूस किया पार्टी जी तो इसके बहुत से पहलू हैं और बहुत अंदाजों से इसको सोचा जा सकता है। लेकिन इसकी असल मेन नौयत जो है जो सामने नजर आ रही है वो ये है कि ये जी हम दोनों बरादराना इस्लामी ममालिक के दरमियान इस किस्म की जी जो खलीज पैदा की जा रही है, जी ये दोनों ममालिक के लिए इंतहाई खतरनाक है। एक तरफ ईरान के लिए और उसी तरीके से पाकिस्तान के लिए। जी
अब इसमें क्या पहलू है कि एक देखें, एक ये भी चीज नजर आती है कि आने वाले वक्तों में ऐसा लग रहा था कि बलूचिस्तान के अंदर एक बैरूनी मुदाखलत और हुआ चाहती है और उसमें कुछ इलाकों पे कुछ बड़ी ताकतें वहां पे अपने आप को अपनी मौजूदगी वहां पे चाह रहे हैं, जिससे ईरान को नुकसान होने का एहतमाल। तो उस तरीके से ईरान ने ये अटैक करके पाकिस्तान के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि आने से पहले सोच लें कि हम जो है वो कमजोर नहीं। उसमें एक इस लम्हे इस तरह से भी सोचा जा सकता है। क्या क्या आपने क्या कहा, दोबारा कहिएगा जरा सा प्लीज। बलूचिस्तान के अंदर जी मुख्तलिफ ममालिक, हमारे दुश्मन ममालिक अपनी किसी न किसी तरीके से मौजूदगी चाह रहे हैं जी कि वो बलूचिस्तान में अपने अड्डे बना लें या अपनी मौजूदगी का कुछ वहां पे जवाब बना लें, जो यकीनी तौर पे ईरान के लिए नुकसानदेह होगा। तो ईरान ने अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की गई है कि अगर हमारे इतने करीब आप आने की कोशिश कर सकते हैं तो हम भी ताकत रखते हैं। और इसमें देखें दोनों, मुझे जो लग रहा है ये बायलैटरल आपस में ये जो वारदातें हुई हैं, इसमें दोनों में इंतहाई दूरंदेशी से और इंतहाई महारत के जरिए हमले किए गए जी दोनों तरफ से, क्योंकि ईरान ने भी किए और उसके जवाब में पाकिस्तान ने। लेकिन पाकिस्तान को इसका जवाब देना था ना, ताकि ईरान को पता चला कि जवाब तो देना था। क्या कहते हैं आप, देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? यही तो कह रहा हूँ जी कि जिस तरीके से ईरान ने एक मखसूस इलाके पे किए जी और जिसके नतीजे में सिर्फ चंद शहरी हमारे तरफ से 2 या 3 कैजुअलिटीज हुई, जी और इस तरह से पाकिस्तान ने जब उसको रेटिलेटेड किया, उसके जवाब के अंदर हमले किए, तो ईरान ने भी एडमिट किया कि इसमें हमारे शहरी शामिल नहीं है, कुछ बाहर के अफराद हैं जिनकी हलाकतें वहां पे हुई। तो इसका मतलब है कि ये दोनों टारगेट जो थे वो पहले से कहीं ना कहीं तयशुदा थे, जो मुझे लग रहा है जी। दोनों के दरमियान ये आपको क्या लगता है कि किसकी प्लानिंग थी, किस प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ? जबकि ईरान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे थे, इस्लामी ममालिक थे। ये वो जी ताल्लुकात हैं जो 1-2 साल के नहीं है। ये ताल्लुकात 1-2 दिन के इश्यूज से टूट नहीं सकते। राइट। दोनों ममालिक को मालूम है कि दोनों के लिए एक दूसरे की कितनी अहमियत है। जी हर चीज होने के बावजूद आप ये देख लें कि ईरान, वो मैं शायद कल आपसे कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में नहीं, कि ईरान वो मुल्क था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम की। राइट। ईरान वो मुल्क था जिसने हालत जंग में सबसे ज्यादा हमारा साथ दिया था और हमारे लिए बहुत अपने अड्डों को खोल दिया था और हमारे बहुत कीमती असासों को अपने पास उसने सेव किया था। राइट। हालत जंग के दौरान। जी जी। तो और उसके बाद मसला कश्मीर पे अगर कोई मुल्क अगर साथ देता है आपका, करारदादें होती हैं, तो 100% मुकामात पे ईरान ने आपकी कश्मीर के ऊपर इशू के ऊपर उसने सबसे पहले आपको वेलकम किया। तो इन दोनों के मुमालिक, और ये पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान और जिसने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी हो गई थी और दूरियां पैदा हो गई थी, उनको करीब लाने में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार था। चीन के साथ साथ पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इन दोनों ममालिक की कशीदगी को कम किया। तो इसको मैं किसी तरीके से ये तस्लीम मुझे नहीं होती कि इन दोनों के दरमियान ऐसी कोई चीज है कि जिससे इनके दरमियान दूरियां पैदा हो सकती हैं। ये आलमी दुनिया को, आलमी सामने वाले ममालिक को कोई पैगाम इन दोनों ने कोई दिया है जो हमारे आपसे बारत है। ये थोड़े दिनों में आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ये हालात एक दफा फिर नॉर्मल होंगे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने जब हमले किए उसके बावजूद पाकिस्तान ने कहा कि हम ईरान की सलामती को मुकद्दस रखते हैं, मद्देनजर रखते हैं। ऐसे ही ईरान ने यही कहा कि हम पाकिस्तान के लिए एक अहम वो रखते हैं। तो देखे ना, दोस्ताना ताल्लुकात थे ईरान के और पाकिस्तान के, दोस्ताना ताल्लुकात थे, यही तो सब कंफ्यूज हैं। जी आप इसको अभी भी थे नहीं कह सकते, ताल्लुकात हैं आपके। मगर जो अभी हालात हुए हैं तो इसकी वजह से कहना पड़ रहा है ना, इतने अच्छे ताल्लुकात थे तो आखिर ये एक्शन लिया क्यों गया? जी मैं आपको पूरी चीजें मैंने आपको बता दी।
कि जिस तरीके से दोनों ममालिक मोहतात अंदाज में चल रहे हैं, तो इसमें अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों के ताल्लुकात कभी अच्छे थे। दोनों तरफ से बयानात जो दिए जा रहे हैं वो बहुत मोहतात तरीके से दिए जा रहे हैं और इस बुनियाद पे और इस तहत दिए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद कोई तलखी नजर ना आए कि एक दूसरे के बयान से कल ये बात हो कि तुमने ये कह दिया था या तुमने ये कह दिया था। तो ये जी जी, बोलें, ये भी जरा इनको भी बोलने दें, बहुत बेचैन हो रहे हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। फिर मैं आपसे, आपने देखिए, कहा कि जी जैदी साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा किया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो जैदी साहब ने छोड़ दी हैं। क्या एक मतलब? तो ये बात है कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर है, ये न्यूक्लियर कंट्रीज हैं दोनों, ठीक जी है। दूसरी बात ये जंग सिर्फ इस खत्ते तक नहीं रहेगी, अगर होएगी ये पूरे खत्ते को अपने कब्जे में ले लेगी। या पूरा खलीज है ना, 7 स्टेट्स, आपके 7 ऑयल स्टेट्स है ना, ये इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर, बहरे अरब पूरा, अगर ये वॉर हुई तो, ठीक है। इन चीजों को ये जानते हैं अच्छी तरीके से, ईरान भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है कि ये इंडिया की और पाकिस्तान की जंग नहीं है जो 17 दिन चलेगी, या इराक और ईरान की जंग नहीं है कि ये 2 साल चलेगी या 3 साल चलेगी। ये मिनटों में फैसला होगा, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनको पता है इस बात का। दूसरी बात ये है कि चंद स्टेटमेंट्स आए, एक स्टेटमेंट ये आया है एयरफोर्स की तरफ से कि हमने एक बाकायदा स्ट्रेटेजी, एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है और हमने अपने टारगेट को चूज किया, जिसमें 6 स्ट्राइक्स किए इन्होंने, 6 या 7, और इन्होंने ये कहा हमने कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन ईरान की तरफ से कैजुअलिटीज के बारे में आया है, ठीक है। इन्होंने कहा पाकिस्तान ने, हमने उन जगहों को टारगेट किया है जहां से बलोच रेजिमेंट जो पाकिस्तान के खिलाफ हमले करती है जी उनको टारगेट्स किया है, ठीक है। जबकि फॉरेन मिनिस्ट्री ईरान ये कह रहा है कि कुछ लोग मरे फॉरेनर्स। देखिए, ये 2 स्टेटमेंट आ गई। पाकिस्तान एयरफोर्स कह रही है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, टारगेट, हमने जो कैजुअलिटी, कोई कैजुअलिटी नहीं है, हमने सिर्फ वो जगहें डिस्ट्रॉय की हैं जो हमने टारगेट्स की थी। अब आ जाए ईरान के टारगेट के ऊपर। ईरान ने रैंडम अटैक किया है, ईरान के पास कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं था। 3 बच्चे, 2 बूढ़े, 1 माँ, यानी इनका कोई ताल्लुक नहीं है ना सियासत से, ना पॉलिटिक्स से, ना टेररिज्म से, ठीक है। तो ये अनप्लान हमला किया गया, रैंडम अटैक जिसको बोलते हैं। जबकि स्टेटमेंट उसके बाद ये आया कि इनका जो हेडक्वार्टर था उसकी नॉलेज में नहीं था ये अटैक। अब ये इन्होंने झेप मिटाई है या इन्होंने अपने आप को कवर किया है, इन्होंने कहा कि ये हमारी नॉलेज में नहीं था हेडक्वार्टर के जो ऑपरेशन कमांड एंड कंट्रोल है, ये अटैक हुआ है। लेकिन ईरान की ये गलती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना सॉरी का, ना अपोलोजाइज का, कुछ नहीं आया। उनको माफी मांगने चाहिए थी, पर उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। ये चीज पाकिस्तान की कहते हैं कि ईरान ने क्या सोच के किया, ईरान तो तन्हा रह जाएगा अगर पाकिस्तान ने। बात तो सुन ले, मैं अभी आ रहा हूँ पॉइंट्स की तरफ। अब पाकिस्तान के लिए ये एक चैलेंज था कि एक आदमी ने आपके घर में गरीबों को मार दिया, उनको रिटेलिएट करना था, रिस्पॉन्स करना था, अवाम को भी दिखाना था, दुनिया को भी दिखाना था कि वी आर न्यूक्लियर कंट्री, वी आर नॉट ए जोक, somebody can come and attack our country। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, लेकिन रिस्पॉन्ड के साथ साथ उन्होंने सॉरी भी बोला है, सर आई एम सॉरी जो हमने किया है, हम अभी तक आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने हमें स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि आपने इसका रिस्पॉन्ड नहीं किया अपने अटैक का, हमें मजबूरन ये करना पड़ा, ये हमारी इज्जत का मामला है, ये हमारी रेपुटेशन का मामला है रीजन के अंदर, ठीक है, ये हो गया। अब मसला ये है कि उसके एक दिन पहले आपका इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का टूर खत्म होता है वहां से, ईरान से, वो वहां से निकल के जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका सिंध का गवर्नर भी ईरान में था जो वापस आया है। देखिए, इसमें बहुत सी बातें, ठीक है। अब नवाज शरीफ का जो इसमें एडवांटेज होगा, तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ को इस चीज के लिए आके मीडिया से बात करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए? पॉइंट पे आ रहा हूँ ना मैं, आप तो इतनी देर में इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि बंदा सोच रहे हैं। जी बोले। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं जी। फॉरेन मिनिस्टर जी नाज़रीन, ये लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं जी। ये आपका सिंध का गवर्नर वापस आ गया, ठीक है, बॉर्डर आपका शट डाउन हो गया, आपने उनके एम्बेसडर को वापस भेज दिया, अपने एम्बेसडर को आपने बुला लिया, आपने सारी फॉर्मेलिटीज तो कर ली, राइट, आपने तो सारी फॉर्मेलिटीज कर ली कि भाई जंग और इसमें। अच्छा, अब खुश कौन होगा? पाकिस्तान तो बन गया सैंडविच जी। सैंडविच कैसे बन गया? एक तरफ ईरान है, एक तरफ इंडिया है, बीच में पाकिस्तान है,
जी जी जी। ये तो आप सैंडविच बन जाएंगे अगर और इंडिया तो चाहता है कि वॉर हो, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जो वो सोच रहे हैं उनकी सोच से बरक्स हमें काम करना है, हमें पीस की तरफ जाना है। इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर ली अटैकिंग के लिए, यूनाइटेड नेशन में जाते वहां पे करते, लेकिन हमारी कौम के तो नहीं, तुसी जवाब नहीं देता है, तुसी उन्हें जवाब नहीं देता है, तुसी उन्हें जवाब दो, तुसी उन्हें रिटेलिएट करो। वो देखिए, जो इंडिया का अटैक था पहले, उसका जवाब दिया, बिल्कुल वो बनता था जवाब। लेकिन जब उनके कमांड एंड कंट्रोल ने कह दिया कि जी हमारी नॉलेज में नहीं है ये अटैक, क्योंकि ये रैंडम अटैक था, कोई टारगेट उन्होंने लॉक नहीं किया, उन्होंने बम फेंक दिया, जाके बम भर के आगे, बहुत दिनों से जहाज चले नहीं थे, कारतूस खराब होने का, चलो कर। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे कुछ टारगेट्स होते हैं जो इंसान नहीं करना चाहता और हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस पे अभी भी डिस्कशन हो सकती थी कि हम दूसरे फेज में जाएं। दूसरा फेज जो है, अगर अब ईरान आपको रिस्पॉन्ड करता है कि अगर वो कहता है मेरे 7 आदमी मारे फॉरेनर्स, और वो फॉरेनर्स की डेड बॉडीज को वो शो करता है, तो इसका मतलब है वो रिस्पॉन्ड करेगा। और अभी मसला ये है कि दोनों तरफ बलोच लोग मरे, इधर भी बलोच मारे और वहां सारवान के अंदर भी बलोच मरे। ये वो बलोच हैं जो पाकिस्तान से भाग के ईरान में जिन्होंने पनाह ली हुई है, ये वो बलोच हैं जो पाकिस्तान में कभी कभी अटैक कराते हैं, अगर मरे हैं तो। अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है 7 बॉडीज की जो फॉरनर है ये बता रहे हैं, नाम नेम अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुए, लेकिन अभी तक दोनों तरफ के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो बहुत वीक है। कोई ठोस सबूत नहीं आ रहा, ना CNN कोई ठोस सबूत दे रहा है, ना आपका CCTV कोई दे रहा है, ना आपका BBC कोई दे रहा है, ना डेड बॉडीज के बारे में बता रहा है, कौन फॉरेनर से कहां मरे, टारगेट क्या था, कितना डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बता दिया हमने 6 स्पॉट्स मारे हैं, और वो सारवान के अंदर मारे हैं। सारवान बलोचों का इलाका है, सारवान बलोचों का इलाका है ईरान के अंदर। अभी तक बच्चों की तरह खेल रहे हैं दोनों मुल्क। शायद ये जैदी साहब की एक बात मैं ले लेता हूँ कि शायद ये मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को, जैसे यमन अभी इन्वॉल्व हो गया वॉर के अंदर, आपको पता है बहुत बुरी तरीके से 70% वो इन्वॉल्व हो चुका है वॉर के अंदर। ठीक है, और यमन को सपोर्ट है। कहा जा रहा है कि इसराइल की चीजें हटाने के लिए जो सबके मुंह पे था इसराइल तो उसको स्टॉप कर दिया गया। अब सारी दुनिया में अब इसराइल को लोग भूल गए, इसराइल के हमलों को लोग भूल गए, अब पाकिस्तानी और ईरान के हमलों की बात हो रही है। आप हिस्ट्री की तरफ जाए, जब 9/11 का अटैक हुआ था ना, जब 9/11 का अटैक किया था, तो पता है अफगानिस्तान ने क्या किया था जी, अपने काबुल के अंदर ना बम फाड़ने शुरू कर दिए थे, मिसाइल लोगों को बताने के हम पे अटैक हो गया, जो गलत हो गया। जो जॉर्ज बुश ने बोला कि आप लोग ये ड्रामेबाजी बंद करो, वी आर कमिंग टू यू, हम आ रहे हैं आपकी तरफ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। जी, बात ये है कि ये सारी बातें अपनी जगह, ये कहानी कुछ और है। अच्छा, क्या कहानी? मैं तो पूछ रही हूँ ना, इसीलिए आपकी क्या स्टोरी है, बैग की क्या स्टोरी है? ये स्टोरी मैं नहीं बता सकता, बस मैं ये सिर्फ बता सकता हूँ आपको कि ये कहानी कुछ और है। जही भाई ने जैसे इशारतन कहा ना, तो ये मैं कह नहीं सकता, ये कहानी कुछ और है। ये बलोच किसका हाथ है ये सारा कुछ, इसके पीछे हाथ किसका है? अभी टाइम थोड़ा, मैं तो ये कहूंगा इस टॉपिक को छोड़ दें यहाँ पे, ये किसी की समझ में नहीं आएगा। सैयद भाई सही कह रहे हैं, ये कहानी कुछ और है, जो मैंने इशारतन बताई है आपको थोड़ी बहुत बात। ये कहानी ऐसी है नहीं जो नजर आ रही है, बस कहने का मतलब ये है। तो फिर क्या अब इन हालात में आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में, या नहीं नजर आ रहे हैं? 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे नहीं होंगे? ये चीज आगे बढ़ेगी नहीं, या इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए मुल्क को या नहीं जाना चाहिए, ये सब चीजें चले, इस पे बात कर लेते हैं। बात ये है कि इलेक्शन अपनी जगह है, ये चीज अपनी जगह है, जंग थोड़ी हो रही है, ये चीज आगे बढ़ेगी नहीं, ये खत्म होगी कहानी आज। यानी कि उन्होंने हमला कर जवाब दे दिया, तो बस आप कह रहे हैं कहानी स्टॉप हो गई। इन्होंने हमला कर दिया, फ्रेंडली फायर हो गया, और उसके बाद चीजें कहानी खत्म। अब इलेक्शन इस बिना पे पोस्टपोन नहीं हो सकते। अब इसको आप मजीद हमले हो और मजीद चीजें हो तो फिर इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं। बाकी ये कि इलेक्शन अगर पोस्टपोन होते हैं मिसाल के तौर पे, तो इससे नुकसान किसको और फायदा किसको है? जी, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन नहीं होते तो फायदा किसको है और नुकसान किसको है? भाई मेरे अपने जाती तो मेरी राय है, उसमें नुकसान तमाम सियासी पार्टियों का है जी, उसमें नुकसान पाकिस्तान का है, उसमें फायदा किसी का भी नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल अपने फायदे के लिए ये चीज करना चाहता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर तो आपको नहीं लगता कि
ये जो हालात इतने खराब हो रहे हैं मुल्क के अंदर, एक इशारा दिया जा रहा है, खराब है मुझे बताएं, हालात क्या खराब है? बहुत खराब है। अभी आपने नहीं देखा कि कितने लोगों का कहाँ कहाँ तो बम फटे जा रहे हैं। पाकिस्तान के हालात इससे 10,000 गुना ज्यादा खराब थे उस वक्त भी इलेक्शन हुए थे। ठीक है, ये कोई हालात खराब नहीं है। तो इलेक्शन जो होंगे तो आपको देखें सिर्फ 2 पार्टी के दरमियान इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, बस। इस बात पे बहस की जा सकती है। मैंने तो हमेशा, मेरा मौकिफ यही है, तमाम पार्टियों को आप इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दें। नहीं दे रहे ना वो, तो आपने देखा सामने नजर आ रहा है ना कि सारा कुछ एक दो इस पार्टियां से। और आपने देखा आज बहुत शोर हो रहा था कि मुस्लिम नून लीग के नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहा है, जलसे क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। तो 10 मिनट के लिए वो आए थे और आने के जलसा किया तो 10 मिनट के लिए आए। 10 मिनट में उन्होंने बात भी नहीं की कुछ भी, ना इलेक्शन के बारे में मुताबिक बात की, ना उन्होंने मंशूर बताया, ना कुछ कहा, थोड़ी सी बात की। 10 मिनट के बाद वो चले गए जलसे से बाहर। मेरा मतलब कहने का ये, देखें बात ये नहीं है, बात ये है। और इतनी मुतमईन नजर आ रही है मुस्लिम नून लीग। आप पीपल्स पार्टी बहुत शोर मचा रही है कि किसी सूरत भी हम इस लाडले को आने नहीं देंगे। और वो तो बहुत मुतमईन है, उन्होंने तो कोई ऐसा आंसर नहीं दिया। वो तो बिलावल की बात का कोई असर ही नहीं ले रहा है, कोई लगता है कि उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा। यानी कि बिलावल का जो सियासी बयान है तो सिर्फ सियासी बयान ही रह जाएगा उसका। नहीं, बिलावल में और पीपल्स पार्टी में और नून लीग में फर्क क्या है, आप फर्क समझे। देखिए पहले तो ये बात कि वो लोग, अगर जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं किसी किस्म के भी क्राइम में, ठीक है, और जिससे मुल्क को खतरा है या स्टेट को खतरा है, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, तो उसको आप इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन किसी पार्टी पे पाबंदी लगा देना ये कभी भी एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। अब पार्टी में तो करोड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, आप तमाम लोगों को जुबानें बंद कर देंगे क्या? तमाम लोगों पे पाबंदी लगा देंगे? आप बाई फोर्स कहेंगे कि जनाब आप नून लीग छोड़ के पीपल्स पार्टी में चले जाओ और पीटीआई छोड़ के काप लीग में चले जाओ? ये तजुर्बा भी हो चुका है ना पाकिस्तान में, ये नई बात तो नहीं है। लेकिन उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ क्या? पाकिस्तान में भी डिस्टेबलाइज हुआ। अगर पीटीआई के कुछ लोग मिसाल के तौर पे अगर वो कहते हैं कि जनाब दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे, तो भाई वो 100 थे, 50 थे, 5,000 थे, 10,000 थे, उन 10,000 लोगों को आप इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत ना दें। बाकी लोगों को पार्टी पे इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दें। बाकी लोगों का क्या कसूर? खत्म हो जाएगी ना जी, फिर तो पूरी क़यादत ही खत्म हो जाएगी। नहीं, देखो क़यादत बहुत सारे जो है इसमें शामिल रही है। नहीं, बहुत सारे लोग जो है, बड़े मोहम्मद अली मोहम्मद हैं और बहुत सारे लोग हैं, शफकत महमूद थे, बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, उनके नाम है, क्लीन लोग हैं। तो आप उनको तो हिस्सा लेने में, यहाँ पे तो किसी बस आपको अगर पीटीआई का अगर आपको शबा भी हो गया है तो आप उसको झंडा उठा लिया पीटीआई का या कुछ हो गया तो उठा लिया गया। अब जो निशानात दिए गए उस पे भी बड़ा इशू उठा हुआ है। पर्सनली इस बात के खिलाफ हूँ। इशू की बात ये है, देखिए इल्जामात बहुत संगीन है। तो साहब ये तो आप कह रहे हैं कोई इतने संगीन इल्जामात नहीं है। अगर देखा जाए फिर मैं बोलूंगी तो आप लोग फौरन छाप लगा देंगे पीटीआई की, जबकि ये बात नहीं है। इल्जामात क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब? ऐसे इल्जामात तो नवाज शरीफ के ऊपर भी थे, सारे क्लियर हो गए ना नवाज शरीफ के इल्जामात। तो पीटीआई को भी दे मौका दे सबको खड़े होने का। जब नीचे जाने वाले आ जाएंगे ऊपर तो फिर ये दोबारा आ जाएंगे, तो पाकिस्तान है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो हम ये मिसाल भी जो हम देते हैं ना कि ये पाकिस्तान है, तो ये एक बुरी मिसाल है, एक बुरी मिसाल है। यानी तमाम हम ये कहते हैं कि यार ये तो ऐसा होगा, इंसाफ नहीं होता, ये तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है ना हर तरीके से, नेगेटिव कमेंट्स है ये कि यार देखो ये हो गया, पाकिस्तान है, कोई लॉ फॉलो नहीं करता है, ये पाकिस्तान है। तो ये नेगेटिव कमेंट्स है टुवर्ड्स पाकिस्तान। भाई बात ये है कि अगर कुछ लोग और या कुछ लीडरों ने या कुछ लोगों ने कुछ मामलात में अगर मुलव्वस है तो आप उनको ट्रायल पे लेके आए, लेकिन पार्टी पे पाबंदी किस बात के लिए? निशान छीन लिया आपने पार्टी से किस बात के लिए? किस बात के लिए? देखिए डर और खौफ किस बात का था, सवाल ये पैदा होता है किस बात का खौफ था? जब कहा जा रहा है कि मुस्लिम नून लीग आ रही है तो फिर क्यों आपने छीन लिया, निशान छीन लिया? अब उनके सारे पेपर नहीं जमा किए गए, उनके कारकुनों को, हर कारकुनों से तो डरा धमका के उनको पार्टी छुड़वा दी। सियासी पार्टियां हैं, जितनी भी सियासी पार्टी है, चाहे मजहबी पार्टी है, सारी ओपनली रेसिज्म करती है। यार ऐसी बात नहीं है। देखो बात
बात ये है कि नहीं, ये रेसिज्म तो देखें यार, ये बात भी एक समझने वाली बात है। ये जो बात होती है ना रेसिज्म की, ये आपके अंदर होती है। आप किस नजर से लोगों को दिखते हैं। बात ये है कि ये पाकिस्तान में चार नहीं ऐसी नजर नहीं आती जो रेसिज्म ना करती हो। भाई बात तो सुन लेना। क्या पाकिस्तान में 4 या 5 बड़ी जुबानें हैं और 5-6 जो है वो सूबे हैं या रीजन कह लें आप, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जुबान है, वहाँ की सकाफत है। अब कहीं कोई डोमिनेंट है, कहीं कोई डोमिनेंट नहीं है। अब हमारा मामला ये है, नहीं आप पार्टी को ब्लेम तो करो नहीं ना यार, आप जरा बड़े होकर सोचो ना। क्यों बड़ी आप कौमी जो करने वाले हैं, मिसाल के पूरी बात तो मेरी बात सुन ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए आप, 1 सेकंड भाई मेरी एक बात सुन ले और फिर उसके बाद जवाब दे, वरना मजा नहीं आएगा। एक बात सुन ले उनकी, चौधरी साहब 1 मिनट के लिए, फिर इसके बाद जवाब दें। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कौमी पार्टी है या कौमी पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कौमी पार्टी थी जिसकी तमाम जगहों में पूरे पाकिस्तान में काम था, लोग थे। इसी तरह नून लीग, इसी तरह जमात इस्लामी और इसी तरह पीटीआई भी थी। अब आपने करा क्या, आपने कौमी पार्टी को तोड़ा। जब आप कौमी पार्टी को तोड़ते हैं तो लोग खुद ब खुद सुबाइयत में, लसानियत में और मजहबी ग्रोहों में खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि कौमी वहदत नहीं रहती। तो आपने ये काम पहले कर चुके हैं। अब आप पीटीआई को अगर तोड़ने हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इसलिए अगर मैं सियासी बात करूंगा वो डिफरेंट बात होगी, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ इसका। अब आप पीटीआई को तोड़ दें, आपने पहले पीपल्स पार्टी के साथ कर चुके हैं, आप मुस्लिम लीग के साथ कर चुके हैं आप, ठीक है। तो उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ क्या? लोग ग्रोहों में बढ़ गए। कोई पंजाब का हो गया, किसी ने कहा जे पंजाब आगे जाओ, किसी ने कहा जीए सिंध, किसी ने कहा जीए माजिर। तो आप पार्टी तोड़ देंगे तो आप रेसिज्म करेंगे। रेसिज्म नहीं करेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप भाई वो तो आप ऑटोमेटिकली उसमें आ जाते हैं, आप करने की जरूरत ही नहीं है। पीटीआई तो टूटी नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कराची का कोटा सिस्टम अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ाया। मैं मानता हूँ इस बात को, तो मैं भी कहता हूँ ना, जो चीज गलत करी, अब उसका तरीका ये होता है, उसका तरीका ये नहीं होता। उस वक्त तो पीटीआई टूटी नहीं थी। फिर चौधरी साहब को कोटा सिस्टम लेकर आ गए। आप ये देखिए दोबारा से यही बात, हाँ जरूरी है, मगर चौधरी साहब हमेशा टॉपिक से हटते हैं और फिर इसके बाद दूसरी बात शुरू कर देते हैं। लोगों को समझाना पड़ेगा, रेसिज्म छोड़ें। जब तक मुल्क में मेरिट नहीं आएगा, मुल्क सही नहीं हो सकता। उसमें देखें, उसमें कसूर पीटीआई के उन लोगों का है। कराची से सुन तो लेना यार, आपकी बात मैं कई दफा ये सुन चुका हूँ भाई, आप मेरी बात तो सुन ले, इसी बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें कसूर पीटीआई के इमरान खान के साथ साथ पीटीआई के कराची के लोगों का भी है, जो बड़े बड़े नाम थे, आरिफ अलवी है, इस्माइल थे, अली जैदी थे, और दूसरे खुरम शेख जमान थे, और वो दूसरे एक नकवी साहब थे। अब जब कराची के साथ ये हो रहा था, तो ये कराची के जो पीटीआई के बड़े बड़े नाम थे, फैसल वाडा थे, इन सबको कहना चाहिए था ना कि यार खान साहब आप ये गलत कर रहे हैं, कराची के साथ, इस शहर ने आपको सबसे ज्यादा वोट दिया, आप क्या कर रहे हैं इसके साथ? आप क्या समझते हैं कि इनको पता होगा कि खान साहब ये कर रहे हैं? किसकी बचकाना बात कर रहे हैं? भाई इनको अगर नहीं पता है तो पार्टी में आवाज तो बुलंद कर सकते थे ना। देखिए अब चौधरी साहब तो पट्टी से उतरने शुरू हो गए कि इस किस्म का क्या, हर चीज का एक सियासत का एक तरीका होता है। अगर आपके पार्टी के लोग, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो पार्टी के लोगों को, आप गवर्नर थे, आप सदर पाकिस्तान थे। मुझे एक बात बताइए आप सैयद साहब, एक बात बताइए। नहीं मैं क्या बताऊं भाई, एक बात बता दीजिए आप। एक कौम को टारगेट किया गया प्लान के तहत कोटा सिस्टम लाके, और इसके असरात ये पड़े कि वो जॉब से गए। एक सेकंड एक सर मेरे साथ है, उनका तो ले लूं मैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी बोले, आप तो फिर बैठे रह जाएंगे, आपको तो मैसेज नहीं लिया जाएगा, ये लोग तो मेरे साथ हैं जी। नहीं आप बहुत शुक्र है, आपने मुझे मौका दिया। जी बोले। लोग हटते जा रहे हैं। असल मसला ये था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो टेंशन है वो हो गई है जी, और उन्होंने ये सारी बातें हो चुकी हैं। उन्होंने भी अटैक किया और इन्होंने भी मिसाइल दागे हैं, और ये बिल्कुल ठीक लोग कह रहे हैं जी कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। जी इसलिए तो बोला है कि इस पे बात नहीं कर सकते जी। और पसे आईना कुछ और है जी। बात ये नहीं है कि इनकी कोई टेंशन थी, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन
थी नहीं, किस बात पे टेंशन है, कोई इश्यू ही नहीं था है जी। तो जो असल इशू था वहाँ पे ये जैदी साहब बताते बताते फिर वो चुप कर गए हैं, गोल कर गए मसले को। तो मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मैंने भी आज काफी वो प्रोग्राम देखे हैं जी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जी। वो ये कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये एक तरह से जो हमारी खलाई मखलूक है उसने एक वीटो पावर ले ली। फैसला तो कल होगा नेशनल में जो सिक्योरिटी काउंसिल में कि क्या करना है। अब नजर ये आ रहा है कि जो लाडला प्लस है ना उसकी हमायत है नहीं, उसके दाने मुक गए हैं। आज जो जलसा हुआ वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। यही तो सवाल है। उस जलसे में देखा आपने 10 मिनट के लिए आए, उन्होंने कोई बात ही नहीं की, कोई मंशूर नहीं बयान किया, कुछ नहीं किया, कहा नहीं। और वो जो थी मरियम वो भी आए बाएं शाएं कर चीखती चिल्लाती चली गई। तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। जो लोग उनसे इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे वो कह रहे थे जी वोट पीटीआई का, वैसे सुनने आए थे हम यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी और शायद इनको भी, नवाज शरीफ पार्टी को भी पता चल गया है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो असल में इसी वजह से एक ये जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने एक वीटो पावर हाथ में कर ली है। तो कल वैसे फैसला हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये सामने आ जाएगा। कुछ 2-4 दिनों में ये सारा राज खुल जाएगा कि ये क्यों किया गया था। ये है ड्रामा ही, बहरहाल इसमें कोई सीरियस नहीं है दोनों सर। तो ये अगर नहीं बता रहे तो ना बताएं, लेकिन मैंने तो यही सुना है कि हो सकता है अगर पीटीआई का इतना वो रहा तो हो सकता है इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं देखें, ये बात मैं आप तमाम कॉलर से और सुनने वालों से भी और देखने वालों से भी कहूँगा, आप इस बात को वल्लाह आलम सवाब इसमें सच्चाई है झूठ है क्या, हम मैंने तो ये सोशल मीडिया से ये बात सुनी है और ये बात दिल को लगती है। नहीं, जो लोग कह रहे हैं ना कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन होंगे, ये बात बिल्कुल जीरो है। नहीं, वो तो खुद चाह रहे हैं, पीटीआई वाले तो खुद चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो। पॉपुलैरिटी जो है वो तो है ना, वो तो सबको नजर आ रही है। अब आप नहीं इत्तेफाक करते तो ना करें। नहीं, वो तो इत्तेफाक कर रहे हैं ना, ये तो कॉलर इत्तेफाक करते हैं कि जी ये तो चाह रहे हैं कि जी पॉपुलैरिटी अपनी जगह है, लेकिन हम अगर ये समझ रहे हैं, मैं वोटर कि वोटर्स अगर समझ रहे हैं कि इलेक्शन इसलिए नहीं होंगे कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, तो ये वजह नहीं है इलेक्शन ना होने की, ये बिल्कुल भी वजह नहीं। चले आप हम दूसरी तरह से कह लेते हैं कि जो वो उनका देखिए जो वो करना चाह रही है एस्टेब्लिशमेंट वो हो नहीं सकता इन हालात में। ठीक है, ये बात आपने, ये मैं कह रहा हूँ, ये बॉटम जो वो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता, तो इसलिए इलेक्शन पोस्टपोन होंगे और इसलिए ये जो सारा ड्रामा जो है ये गढ़ा गया है, वरना और कोई इसमें वो बात नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये ड्रामा खड़ा गया है। एक सेकंड मेरे साथ कॉलर मौजूद है। जी सर, पहले आपका ले लूं फिर लेती हूँ। जी ओके ठीक है जी जनाब। जी कैसे हैं समीना? बस ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? ये ईरान का जो मामला है जी, तो ये एक नई, इसका मतलब पीटीआई वाले कह रहे हैं कि एक नई बैनुल-अक़वामी साजिश है इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ। बेसिकली तो यही कह रहे हैं ना वो, यानी इसका मतलब है तो मैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की इतनी तारीफ करूं, क्या उनमें ताकत है कि वो ना सिर्फ अमेरिका को मजबूर कर देते हैं, उसके अलावा वो ईरान को भी मजबूर कर रहे हैं कि तुम पहले हम पे हमला करो, इसलिए कि हमने इलेक्शन मुलतवी करना है। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन मुलतवी होंगे? आपको लग रहा है, नजर आ रहा है? इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है अकल के नाखुन है। जो साहब या जो हजरात ये सोच रहे हैं, हमारा जहन जो है वो इतना साजिशी हो गया है कि मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन, ये पहला हमला किसने किया है? ईरान ने किया है ना जी। ठीक है, ईरान ने किया, तो ईरान का से पहले पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी हमने जो इलेक्शन मुलतवी करने हैं तो आप ऐसा करें, हमारे को हमला कर दें। इस सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर दोस्ताना ताल्लुकात के बाद तो ये हालात हुए कि क्या रीजन था इसके पीछे हाथ किसका है? वो तो किसी को नहीं पता, मगर बात तो की जा सकती है ना कि आखिर वजह क्या थी, ईरान ने क्यों करा ये स्टेप उठाया, जिसकी वजह से इनके जो लीडर हैं वो भी जेल में पड़े हुए हैं। इस साजिशी में जो मफरूजा वो लेके आए थे कि अमेरिका ने कहा उनसे, तो उसने कहा उनसे, तो उसने कहा उनसे, तो ऐसा हो गया। अब ये नया मफरूजा आ गया है कि जी अब जो क्या नाम है, आसिम मोनीन ने कहा ईरान से, तो ईरान ने हमला कर दिया,
तो फिर हमने हमला कर दिया ताकि हम ये कहें कि जी इसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हो जाए। इनके कहाँ जहन चले गए हैं, मतलब ये किस सतह पे आ गए हैं सोचने के। और वो भी इसलिए कि एक सेकेंड, जी 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 पहले दिन कहा था कि पॉपुलैरिटी से कुछ नहीं होता है जी। क्या आपने पॉपुलैरिटी हासिल किया? जब 70 जलसे किए थे उस वक्त भी आप पॉपुलर थे, ठीक है, करोड़ों लोग सामने आपके जलसे में आते थे जी, मगर जब वक्त आया तो आपके मुंह पे तमाचा मार के एक आदमी बाहर नहीं निकला। पॉपुलैरिटी क्या चीज है भाई? आपके इलेक्शन होंगे और वो जो भी हुकूमत बनेगी वो बन जाएगी, आपकी पॉपुलैरिटी है, फिर क्या होगा? मतलब होगा क्या? मुझे ये बता देना कि पॉपुलैरिटी है, कोई किसी और पार्टी की हुकूमत बन गई, किसकी भी बनी, आई डोंट केयर। आपकी पॉपुलैरिटी से आपको क्या फायदा हुआ? ये अवाम इमरान खान के साथ हैं, होंगे, हु केयर्स? आप ये बताएं कि अवाम के इमरान खान के साथ होने से जमीनी फर्क क्या पड़ा, पहले तो ये बताएं ना। चाहने वाले होते हैं। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि यूक्रेन की जंग भी जो है वो इमरान खान के खिलाफ साजिश होगी। फिर इसी तरह जो किस्म की फजूल हरकत है कि दुनिया को और कोई काम नहीं कि वो इमरान खान के साथ ईरान ने अगर वो थोड़ा सा अटैक किया वो भी इमरान खान के खिलाफ साजिश, और जो फलस्तीन का हो रहा है वो भी इमरान खान के जो इतनी ताकतवर है कि दुनिया की सारी ताकतों को मजबूर कर देती कि हमारे साथ खड़े हो जाएं। मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने किया ऐसा क्या किया पाकिस्तान के लिए कि जो सारे सब इनके खिलाफ साजिशें करने स्टार्ट हो गए। यानी इतने अंधे हैं पीटीआई वाले कि बेसिक लॉजिक नहीं आती उनको समझ में। अजीब इलॉजिकल बात कर देते हैं कि उसने हमला किया। क्या पाकिस्तान पे इंडिया ने जब अटैक किया था वो इमरान खान के खिलाफ साजिश थी जब अभिनंदन वापस किया था? क्योंकि अजीब से मंतक ले आते हैं कि यार उसके खिलाफ साजिश होगी, उसके खिलाफ साजिश होगी। कोई इतना बड़ा लीडर है कि उसने बहुत काम कर दिया है पाकिस्तान के लिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होगी? कमाल है, मुझे तो समझ नहीं आती। ये तो जी, ये इलेक्शन मुलतवी नहीं हो रहा है, ये इलेक्शन होंगे। इस्टेब्लिशमेंट का इसमें फायदा है कि ये इलेक्शन हो, ये बात समझने की है। वो कह रहे हैं नहीं जी इलेक्शन के लिए वो क्या करेंगे, किससे डर पड़ा है? इमरान खान से। यार ये कौन लोग हैं, मैं समझ में नहीं आता है। इमरान खान ने क्या उखाड़ लिया उनका, जरा मुझे ये बता दें। इस 100% पॉपुलैरिटी के बाद जो है इमरान खान ने क्या उखाड़ा होता है, सिवाय ये कि आप लोग आकर के सोशल मीडिया में जो है जाली आईडियों से आप उनको गालियां दें, इसके अलावा आपने अचीव क्या किया है? आप तो अपनी असली आईडी दे करके भी गाली नहीं दे सकते, सिवाय उन लोगों के जो कि हमारी तरह कनाडा में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हुए हैं, कि जिनको पता है कि हमारी तो जान बची हुई है। तो कौन से लोग हैं जो इनकलाब लाने वाले हैं? इनकलाब के लिए आपने जमीन पे खून बहाना होता है अपना। आप यहाँ बैठ कर कैसे इनकलाब लाएंगे अपना खून बचा करके? जो है जाए ना, जिसको इनकलाब लाना है वो जाए। मैं भी देखता हूँ तो जरा खून बहाए तो फिर कैसे इनकलाब आता है? ये ट्विटर पे इनकलाब नहीं आते, ये फेसबुक पे इनकलाब नहीं आते। ये फेसबुक पे पॉपुलैरिटी है कि हमने जो है स्पेस कर दिया है अपना, कौन सा वर्चुअल स्पेस कर दिया, उसमें 2 मिलियन लोग आ गए। सो व्हाट? अगर उसमें से 10,000 पाकिस्तान से और बाकी सारे लोग बाहर से, वो तो वोट ही नहीं डाल सकते। चलें अगर वोट की ताकत को मान भी लें, मतलब किस बुनियाद पे? एक होता है ना आदमी जो मुगालते में हो, मगर यहाँ तो दिमाग ही घूम गया सबका। मतलब किसी पाकिस्तानी रियासत की एस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत है कि अमेरिका को उनके कहने पे ये करता है, फिर वो जाते हैं ईरान को कहते हैं वो ये करता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। चलें जी जनाब, जी बोले, जी शेख भाई बोले। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। मैं बस यही कह रहा हूँ कि जरा थोड़ा सा हमें चीजों को दूसरी नजर से देखना है कि ये इनको अब छोड़ दें। ये बच्चों वाली बातें हैं कि जी वो साजिश हो गई और ये हो गया वो हो गया। इसमें साजिश क्या हासिल होगा? हमें पाकिस्तानी फौज को सलाम करना चाहिए। उन्होंने उसका जवाब दिया और वक्ती तौर पे जवाब दिया, बड़ा स्ट्रेटेजिकली जवाब दिया। उनकी जाके दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म किए हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान में इस तरह आ गई थी और दोबारा जो है वहाँ दहशतगर्द पाकिस्तान में हमले के लिए तैयार बैठे थे। उनको जाके अगर उन्होंने
ड्रोन मारे हैं या जिस तरह भी हमला किया, हमें तो फौज को सलाम करना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम को बहैसियत कौम को, बलूचिस्तान के अवाम को, कराची के अवाम को, सिंध के अवाम को, पंजाब के अवाम को उन दहशतगर्दों से महफूज रखा। हमें तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि जी उनके खिलाफ साजिश हो गई। साजिश तो उन्होंने अपने खिलाफ खुद की है। तो ये चीजें मेरा ख्याल अब छोड़ के आगे बढ़ने की बात है। और ये बिल्कुल सही बात है कि फेसबुक पे कोई पॉपुलर नहीं होता। पॉपुलैरिटी ऑन ग्राउंड आती है जब इलेक्शन होंगे, तब पता चल जाएगा कि कौन पॉपुलर था और कौन नहीं पॉपुलर। तो जिस तरह 2018 में सिलेक्शन हुई थी, इसी तरह अब भी सिलेक्शन हो रही है। लेकिन पॉपुलैरिटी के छोड़ देंगे, पॉपुलर कौन था, पॉपुलर क्या है क्या नहीं है। कराची में पीपल्स पार्टी की सीटें थी जो पीटीआई को दे दी गई उस वक्त, तो वापस पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी। इस तरह पंजाब में कुछ सीटें ऐसी थी जो नवाज शरीफ की थी, वो उनको पीटीआई को फिर दे दी गई। इस तरह सरहद में कुछ सीटें थी, अब वो सीटें सारी वापस आ जाएंगी क्योंकि उनके लोग जो इलेक्टेबल्स थे वो तो सब छोड़ गए उनको। उन्होंने तरीके इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब उसके साथ नवाज शरीफ का भी थोड़ा सा इल्हाक हो गया है, तो थोड़ी सी बात हो गई है, एक दूसरे को फेवर करेंगे सीटों पे। तो ये इलेक्शन की स्ट्रेटेजीज है, इन स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करें। इसको छोड़ देंगे। यूक्रेन की जंग भी वो इमरान खान ने किया क्या है। और इनकलाब जो आते हैं ना, वो मैं बता दूं, एक बहुत सही लीडर के पीछे इनकलाब आता है। वो ऐसे लीडर के पीछे इनकलाब नहीं आता जिनकी हिस्ट्री कुछ है, जिनका जो है प्रेजेंट कुछ है, जिनका फ्यूचर खुद ऐसे इनकलाब नहीं आते। इनकलाब आते हैं वो बहुत कौमें महज़ब होती हैं, वो एक दूसरे को गालियां नहीं देती, वो एक दूसरे को सोशल मीडिया पे आके गालियां नहीं देती, वो टीवी पे आके मीडिया पे आके गालियां नहीं देती। इनकलाब आते हैं महज़ब माशरों में। हमारा माशरा को क्या बना दिया पिछले 3 साल में 4 साल में, वो एक दूसरे को गालियां देते हैं, वो तो बर्दाश्त नहीं करते। वो तो जो लीडर आप जो मुखातिब करता है वो एक है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जो लेडीज को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जो लेडीज जजों को कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो कहाँ से इनकलाब आएगा? ये इनकलाबी लीडर होते हैं, पहले मुझे ये बताएं। और वो इलेक्शन कमीशन के फिर मेंबर उनको कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इनके साथ बड़ा बुरा होने वाला, ओए और पता नहीं क्या क्या। ऐसे लीडरों के पीछे इनकलाब नहीं आते। जरा हिस्ट्री जाके पढ़े, मार्टिन लूथर जो है वो कैसे आए थे, नेल्सन मंडेला वो कैसे आए थे, और भी लोग जो है। तो ये जाके ये इनकलाबी लीडर है, ये जैसे साइफर लहराया, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाया, ये इनकलाब ऐसे आता है। चले मैंने बस इतना ही करना। चलिए जी जादी भाई क्या कहेंगे आप? जी जादी भाई। जी अब अंदाजा लगाएं कि लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे और कह रहे हैं कि अच्छा है। अब आप देखेंगे जो सैयद साहब कह के गए उनकी बात को अगर आगे लेके चलें, उन्होंने ये कहा कि तमाम सियासी जमातों को पूरा मौका देना चाहिए। मानते हैं कि पॉपुलरिटी ऐसी नहीं होती, सोशल मीडिया की पॉपुलरिटी पे एतराज किया जा रहा है कि इस तरह नहीं होती, तो चले देख लेना फिर उनको इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, उनके ऊपर इतनी पाबंदियां क्यों लगाई जा रही है, सारी सहूलतें क्यों नहीं उनको फराम की जा रही है उनके से। तो चले बल्ले का निशान ले लिया गया, तो चले मानते हैं कोई एक निशान दे, 50 निशान आपने देके बैठ गए, उसके बाद आप पेपर जमा नहीं करा रहे हैं। तो एक तरह से एक पार्टी के साथ इस कदर नाइंसाफी, और उसके बाद आप लोग बोल रहे हैं कि जी वो उसने दिया क्या पाकिस्तान को, उसने किया क्या उसने पाकिस्तान को। तो मगर अभी जो दो आपस में पार्टियां लड़ रही हैं, तो क्या इसको अवाम एक्सेप्ट करेगी? दो पार्टियों के इलेक्शन को, सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के इलेक्शन को? पीटीआई तो कहीं है ही नहीं, पीटीआई को तो किस तरह करेंगे? 18 में भी एक्सेप्ट किया था, अभी भी कर लेंगे। तो आप चाह रहे हैं कि हमेशा ये जिंदगी भर चलता रहे, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे? अगर जिसको भी लेकर आती है बड़ी बड़ी ताकतें, तो क्या ये कोई रोकेगा नहीं आके? कोई इसको रोक नहीं सकता, स्टॉप नहीं कर सकता, किसी को स्टॉप नहीं करना, किसी को आवाज नहीं उठानी। सबने कहा हाँ जी ये सही है, ये सही बदला लिया जा रहा है, ये ऐसा ही होना चाहिए, 2018 में जो वो अभी भी हो। आप ये कहना चाहते हैं चौधरी साहब? नहीं, आपको ये बात पहले भी बोलनी चाहिए थी जब ये आए थे, तो उस वक्त तो इनकी पार्टी के लोग ये नहीं बोल रहे थे, कहते हम तो नहीं बोलना चाहिए था, गलत था, जब भी गलत हुआ अभी भी गलत हो रहा है, तो आप आवाज तो उठाए ना सच्चाई की तरफ। सही होगा। समीना जरा मुझे मौका देके मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि इनको क्यों मौका नहीं देना चाहिए। चलें जी, बोलिए जी, मौका आपको दिया। उनको मौका इसलिए नहीं देना चाहिए कि ये जमहूरियत पे इनका एतमाद नहीं है, भरोसा ही नहीं, ये जमहूरियत चाहते ही नहीं है मुल्क में जी। ये एक पार्टी की हुकूमत चाहते हैं, अपनी हुकूमत, और उसके अलावा जितने लोग हैं उन सबको ना वो जो है मार देना चाहते हैं।
ये मैंने कल भी कहा था कि भाई जमहूरियत में जो है आपके मुखालिफ होते हैं, आपके एनिमी नहीं होते हैं। इनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान की बाकी सारी अवाम जो है जो किसी दूसरी पार्टी के साथ है वो उनकी एनिमी है। तो ये बेसिकली जमहूरियत के कुछ रूल्स हैं जिसके मुताबिक आपने वो गेम प्ले करना होता है, जिसमें यह है कि आप अगर जो है दूसरी पार्टी से इख्तिलाफ कर सकते हैं मगर आप उसको अपना एनिमी नहीं तस्वुर कर सकते। आप उसको नहीं, अगर आप उसको कहते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, मैं हक हूं और ये बातिल है, तो आप पे लाजिम है कि फिर आप जाकर के उसको कत्ल करें, उसको नेस्त तो नाबूद कर दें। ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत का तो बेसिक असासी है कि आपका मुखालिफ है, चोर है, डाकू है, जो भी है, आप तस्लीम करें कि हाँ अवाम उसके साथ है या नहीं है। आप बात कर रहे हैं, आप जमहूरियत की कभी इसने बात नहीं की है। इमरान खान ने उसने कहा है कि ये मेरे दुश्मन है, मैंने इनको खत्म करना है। ये जमहूरियत ही नहीं है। जब आप जमहूरियत के रूल्स पर लड़ने को तैयार नहीं, आपको जमहूरियत में मौका दिया क्यों जाए? तो इसीलिए मेरा बिलीव है कि इनको खत्म करना मसलना जरूरी है, इस सफाई हस्ती से मिटाना जरूरी है, इसलिए कि इनका जमहूरियत पे कोई एतबार नहीं है। इनकी पहले जब भी ये हुकूमत में आए उससे पहले भी कोशिश ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट से मिल करके हम जो है अपने जो मुखालिफ हैं उनको अपना दुश्मन समझते हुए मार दें। हर अपोजिशन के लीडर को इन्होंने डाला है जेल में। हमें याद भूल जाता है कि हाँ ऐसा हुआ है। अब हम इनके लिए बड़ा रोते हैं। इनको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, पूरी ताकत से इनको कुचल देना चाहिए, इसलिए कि जमहूरियत पे ये ना इनका एतबार है, ना इनका भरोसा है, ना इनका एतमाद है, ना ये जमहूरियत चाहते हैं। अगर इसको आज मौका मिल जाए कि एस्टेब्लिशमेंट इसके साथ खड़ी हो जाए और इसका जा करके जो है एनिमीज को इसके मारना शुरू कर दे, ये तो उछल के कहेगा कि हाँ यही करो, वरना कहे ना आकर के ठीक है नहीं जी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसने कब आवाज उठाई? जब दूसरों पे जुल्म हो रहा था, जब दूसरी पार्टियों पे जुल्म हो रहा था, इसने क्यों नहीं? अगर ये जमहूरियत का इतना परवरदा है तो क्यों इसने नहीं आवाज उठाई कि नहीं दूसरों पे ये जुल्म नहीं होना चाहिए? जब बलूचिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं तो इसने क्यों नहीं आवाज उठाई कि मैं बलूचिस्तान में लोग नहीं मारे जाए, नहीं उनको गायब नहीं किया जाना चाहिए? कितने लोग मारे गए, कितने लोग जो है गायब हुए इसके रहते हुए, और इसी एस्टेब्लिशमेंट ने किए जो कि इसकी परवरदा थी। तो बेसिक वजह ये है कि इसको मौका इसलिए नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि उस खेल में तैयार होने को वो तैयार ही नहीं है। और जिस बुनियाद पे भी वो बात करते हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, वो है, चोर डाकू भी है तो आप चोर डाकू को मार नहीं देते अपने माशरे में। चोर डाकू से आप कानूनी तरीके से डील कर रहे हैं, आपको मौका मिला, आपने उनको चोर और डाकू साबित करना था ना, नहीं कर सके। आप तस्लीम करें कि आप नाकाम हो गए इसमें, फिर आप कहते हैं नहीं जी अदलिया खराब है, फिर ये खराब है, फिर वो खराब है, सारी दुनिया खराब है, तुम ही सही हो। ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस इन द वर्ल्ड। अपना मुहासबा करने की ना कोई, अब वो आकर कहते हैं कि जी ये 5वीं आयत पढ़ ले इसके कि जो इंसाफ करने वाला है वो इंसाफ ना करे, यानी क्या वो करते हुए जरा सोचे। वो तुमने सोचा, अब तुमको कुरान याद आता है, वो जब तुम बैठे हुए तो उस वक्त सोचा। मुझे नहीं पता कि जी ये राना सनाउल्लाह कौन है कौन नहीं है, मगर आप उस पे जो है उस पे 20 किलो हीरोइन डालते हैं और फिर जिसकी वजह से उसको जो है फांसी हो सकती है, ये ठीक था? मुझे नहीं पता कि उसने कत्ल किए होंगे, जो भी किए होंगे। अगर उसने जो कत्ल किए थे उसकी उसको सजा देनी चाहिए थी, अगर प्रॉपर तरीके से दे सकते तो दे लेते, मगर ये तो साबित है ना कि तुमने ये किया है, तुम्हारी मर्जी से ये हुआ है, फिर आकर के रोना किस बात का? तो ये बिल्कुल जरूरी है कि इनको खत्म किया जाए, मसल दिया जाए। इस बात की कोई गुंजाइश नहीं कि इनको कोई जो है ये अगर पीटीआई एज अ पार्टी इस बात पे बिलीव करती है और आगे कहती है कि हाँ ये जो लोग हैं ये मेरे अपोजिशन है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, तो पीटीआई को ये मौका मिलना चाहिए। मगर जहां तक इमरान खान है और उसके वो साथी है जो कहते हैं कि ये हमारे एनिमी है, उन सबको मसल देना चाहिए। जब फैसल वादा आया था ना शुरू में, तो आपको याद हो, कहता था 5000 लोगों को पार्टी फांसी दे दो तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये उसका बयान था कि जी 5000 लोगों को फांसी दे दो तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी। अब मैं कहता हूं कि इन सारों को फांसी दे दो, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। जी जादी भाई बोलिए, आप क्या कहेंगे? जी सुमीना देखें, बात वही हो रही है कि रवादारी सियासत में कोई चीज होती है, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे की बर्दाश्त। जिस तरीके से आज पीपल्स पार्टी कह रही है कि बल्ला नहीं लेना चाहिए, बल्ले का निशान उनको मिलना चाहिए था, या उनको भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका देना चाहिए था, तो क्या, और नून लीग भी कहीं ना कहीं तो कह रही है ना कि इनका इंतखाब
था, चाहे वो दिल से कह रहा हूँ ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मीडिया में तो कहा ना उन्होंने जी कि आपने उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया था कि इनका एयर कंडीशन हो तो मगर आपको ये भी पता है कि वो तो कहा मीडिया में आके तो पता नहीं किस चक्कर में आके कह दिया, वरना आपने देखा कि मुसलसल पहले शुरू दिन से वो कह दे कि निशान किसी तरह भी दहशतगर्द को सियासी निशान नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। मरियम नवाज साहब ने खुद आके जलसे में कहा। अब आप कह रहे हैं कि कहीं तो कह रही है, तो वो तो पहले से तो प्लानिंग थी। और आप देखें ना, टांगे कांप रही थी, अगर बल्ले का निशान मौजूद था तो टांगे कांप रही थी किसी सूरत भी। नहीं मालूम किसने टांगे कांपता हुआ देखा, लेकिन बात सुन, नहीं, आप ये बात जैदी भाई, आप ये बात माने, तस्लीम करें कि बल्ले का, आपने ये कहा कि बल्ले का निशान कहीं ना कहीं तो कह रही है, मगर आपको पता था कि बल्ले का निशान जब तक नहीं मिला था, जब तक एक्टिव ही नहीं हुई थी मुस्लिम नून लीग, जैसे बल्ले का निशान छीना गया वैसे ही वो जलसे जुलूस करने निकली है। एकदम फेवर करने लगती है, फिर आप कहते हैं मुझे किसी नहीं, फेवर नहीं, मैं तो सच बता रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ आपको। फेवर की इसमें बात ही नहीं है, जो हकीकत है वो उसको बता रही हूँ मैं आपको। हकीकत ये नहीं है, देखिए हकीकत क्या है, हकीकत में जरा सी बता दो, 1 मिनट भाई, आधा मिनट। हकीकत ये है कि इखलाकी लिहाज से ठीक है, जो कानूनी लिहाज से ये इन्होंने ये खुद जिम्मेदार है बल्ले छीनने का, ठीक है ना। आप ब्लेम नहीं करें कि बल्ला छिन गया, इन्होंने खुद ब्लेम नहीं कर रहे हैं हम, तो ये कह रहे हैं कि एक इंतखाबी निशान क्यों ले लिया गया, दे के फिर मुकाबला कर देते ना। नहीं, मैंने भी वो प्रोसीडिंग देखी और पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखी। हाँ, वो तो आपने कहा वकुला का कसूर है, वकुला ने सही से 4 सवाल पूछे आपने, देख के सवाल के जो आपके पास थे नहीं, आप क्या लेने गए थे वहाँ पे, तेल बेचने गए थे क्या? तो अफजई भाई आप बात करें, आई एम सॉरी बीच में बोला मैं। जी राजी भाई। नहीं सही भाई, आपसे ज्यादा तो हमारे एंकर खुद है, किसी को नहीं बोलने देता। अरे जैदी भाई, आपने बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया, अल्फाज वापस ले अपने फौरन। चलो मैं वापस करवा दिया मैं तो रिफंड का तो था ना मेरे पास। चले नहीं, हमेशा ये पीटीआई की कारकुन लगती है पुरानी। अच्छा, मैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दे चौधरी साहब की फौरन। अरे रही भाई की बात ये चाह रहा हूँ जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से चले आप नून लीग को छोड़े, पीपल्स पार्टी कह रही है ना कि सबको मौका मिलना चाहिए और पीटीआई को भी मौका मिलना चाहिए, उनका इंतखाबी निशान भी नहीं छीनना चाहिए था। जी। क्या किसी एक मौके पे इमरान खान ने ये कहा कि इनके खिलाफ जो इल्जामात हैं, नेब ने जो इल्जामात लगाए हैं वो गलत हैं, ये सियासतदान हैं? कभी कहा कि हमको मिल बैठ के बात करनी चाहिए कि मुल्क का इंतजाम संभालने का जिम्मेदारी जो है वो सियासतदानों की है? कभी कहा उसने? जब दूसरे कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो उनके पास बर्दाश्त है, आपके पास बर्दाश्त थी नहीं और ना है। अभी भी आज का भी उनका बयान देख लें, उसमें भी वो पूछ रहे हैं कि न्यूट्रल ने ये कहा और न्यूट्रल ने ये कहा। आप मुस्तकिल लड़ाव की पॉलिसी पे अगर रहेंगे तो किस तरीके से बातचीत चलेगी? जी, ये बात आपकी मानने वाली है कि वाकई में सही बात है, कुछ थोड़ा सा झुकाव होगा ना, चेंज करना चाहिए अपने बयान को। ये मैं आपकी तरफ जैदी भाई बात करूंगी, आप बिल्कुल यू आर राइट। देखें बात ये है कि ये देखें कि बात ये है कि ये हर किसी लीडर के खिलाफ और हर पार्टी के खिलाफ इन्होंने बहुत गलत बयानी ये हकीकत है कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, किसके कहने में उन्होंने की, ये बहुत गलत किया। मैं देखें एक बात ही करने वाला, आज देखें इनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है सिवाय अल्ताफ के। और अल्ताफ के बारे में इन्होंने क्या कहा था, 26 सूटकेस लेके मैं जा रहा हूँ और मेरा दिल चाहता है कि लंदन में ड्रोन हमले से उसको अलग कर दूं। वही आदमी अब इनके सबसे ज्यादा हिमायत में रोजाना जो है वीडियो स्पीच वीडियो डाल रहा है, सही कह रहे हैं, रोजाना डेली डाल रहा है। वीडियो भेजी है जी हाँ, मैं देखी चौधरी साहब वीडियो आपने जो भेजी है, कंटिन्यू अल्ताफ हुसैन बैठ के यही वीडियो डाल रहा है कि पीटीआई का निशान नहीं लेना चाहिए। जी, पार्टी मुश्किल में है, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। राइट, ये कहा उसने जी। तो सियासत में कभी कोई आपका मुस्तकिल दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। बस मैं ये कहना चाह रहा था, मुझे एक बात याद आ गई तो मैं बीच में कूद गया। यही भाई बात करें प्लीज। जी जी, तो देखें आपने जब दो बड़ी सियासी जमातें एक होने जा रही थी जी, आपने इल्जाम लगाया जी अल्ताफ हुसैन पीटीआई को कुछ फेवर नहीं दे रहे हैं, वो अपनी गर्दन बचा रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा भी रास्ता साफ हो। वो उनको फेवर नहीं दे रहे स्पेशल इमरान खान। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है भाई। हाँ, ये ऐसे ही होता है।
हाँ, वो अपनी गर्दन पर चाह रहा है, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। इमरान ने तो कुछ किया ही नहीं जो उसने किया हुआ है। अब आप लोगों को नहीं पता कितनी बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं, बड़े बड़े सियासतदान यहाँ बैठे हुए हैं, उसने क्या कुछ नहीं किया हुआ। चलो इमरान ने तो फोर पे लगा के मिलिट्री पे उसने हमला किया। मुस्तफा हुसैन ने तो इंडिया के दर्जनों कार को वहाँ भेज के गिरफ्तारी की हुई है। पक्की बात है। जो अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के साथ किया है ना, वो पाकिस्तान का कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, वो अपनी जान बचा रहा है, वो इमरान खान को कोई स्पेशल फेवर नहीं दे रहा। उसका नाम क्या? ये भी बात किया करो आगे, बन के बन के आने के वो अल्ताफ एंडरसन बन जाते हैं, आधे घंटे की स्पीच, बड़े बड़े सियासतदान चलाने के लिए आ जाते हैं। ये भी बात किया करो कि उन्होंने दूसरों ने क्या किया। इमरान खान सेकंड में इमरान खान ने ये कहा था कि मैं इन बेईमान लोगों से, करप्ट लोगों से बात नहीं करूंगा। उसमें दो पार्टियां आती हैं, ये नून लीग आती है और दूसरे आते हैं पीपल पार्टी आती है। वो नहीं करता, उसकी मर्जी है। वो जेल में बैठा हुआ है ना, बड़े आराम से बैठा। आज भी इलेक्शन करा के देख लो, उसकी 70 सीट 75 to 70 सीटें वो फिर भी ले जाएगा जेल में बैठ के। 7 तक तो मैं मान लेता हूँ, 7 वो सारी उम्र इनकी गर्दन पे बैठा रहेगा, वो जाने वाला नहीं कहीं। जो चलाते हैं ना, आगे उसको 50 दे दो, उसको 14 साल कैद दे दो, उसको 50 साल कैद दे दो, लेकिन वो इनकी गर्दन पे बैठा रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Take to the bank. बेहतरीन, जबरदस्त। बाय बाय। ये सब जो है ना मुंह से डरते से बाहर जाना चाहिए, इनको आ जाना चाहिए। ये जो अभी कुछ करें, ये अमेरिका के में बैठ के चीखते हैं। एक मिनट चौधरी साहब, आप फोन पे इस पे आए, इस पे आपकी आवाज भी दबी हुई आती है, कोई चक्कर आवाज नहीं निकलती आपकी, सिस्टम में नहीं जा रही। दूसरे पे आए। प्रोग्राम के शुरू में जब हम बात कर रहे थे ना जी, कोई तासुब नहीं होता, आपका जहन होता है, आप खुद होते हैं तासुबी। तो अब ये बात हुई अल्ताफ हुसैन की, तो एक आदमी कूद गया बीच में बिना वजह, तो ये तासुबी जहन होता है। वरना कितने लाखों कॉलर आपके सुन रहे हैं, सामाइन सुन रहे हैं, एक सियासी बात हो रही है, तो सियासी बात को तासुब में घुसेड़ दिया उन्होंने आके, तो ये होता है तासुबी जहन। बाकी बात आप लोग करें आगे। जी हमेशा तासुबी बात करते हैं। चौधरी साहब दूसरे नंबर पे फोन करें प्लीज, ताकि नामात क्लियर है। जी, कंप्लीट नहीं बेचारों की यार, बात कंप्लीट करनी है ना मुझे, उनके इस फोन पे आपकी उनकी आवाज कंप्लीट नहीं। जी चौधरी साहब इस पे आ जाए, जाफरी साहब नहीं है मेरे साथ। जी अच्छा, देखिए ईरान और पाकिस्तान के हवाले से एक और बात भी बहुत अहम है। पाकिस्तान के लाखों जो है वो ज़ारईन जो भी होते हैं जी, जो जाते हैं वहाँ पे, वो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे जी। तो ये आप समझे कि ये लास्ट डे था ये फाइट का, इसके बाद अब फाइट नहीं होगी। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू फाइट अगेन, बिलीव मी, ये ऐसा हो नहीं सकता। ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं किसी सूरत भी। जी, आप कह रहे हैं ऐसा होगा नहीं कभी भी। पाकिस्तान नहीं, ये जमीनी हक़ाक़ मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, ये फ्रेंडली फायर था, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जी जादी भाई, क्या कहेंगे आप? देखिए समीना, एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 8 फरवरी के बाद 1 महीना रख लें कि अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या किया। वैसे आपने सही कहा कि 1 महीना 8 फरवरी के बाद यही टॉपिक रखूंगी कि बताएं कि अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के लिए क्या किया और पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचा। कराची के लिए खासकर क्या किया अल्ताफ हुसैन ने, उसके कराची में क्या हुआ इस पे बात करेंगे, ताकि लोग घरों से सोते हुए जो उठ के आते हैं ना, ताकि उनको एक मुफस्सिल जवाब दिया जाए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बात ये हो रही है, देखिए ईरान के बारे में मैं इसको ज्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए हम उसको अगर वाइंड अप करें तो जी वो बहुत जबान में कहीं से कहीं बात जाती है जी, हमें मैं नहीं समझता कि इसको बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि देखें, जब मिसाक़े जमहूरियत हुआ था जी, ये तय हो गया था दो सियासी जमातों के दरमियान कि हम अपने आपस के मसाइल आपस में तय करें, हम किसी तीसरे को दावत नहीं देंगे। और उसके साथ साथ उन दोनों जमातों ने पहली दफा अपने टर्म जो थे वो पूरे किए। और ये फिर मैं वही कहूंगा कि आने वाले वक्तों पे लोगों ने देखा समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि इक़्तिदार का मंबा जो है वो मुंतकिल हो जाए, ताकत सियासतदानों की तरफ मुंतकिल हो जाए। तो वहाँ
बन करके कुछ करके इक़्तिदार दिलवाया गया और 3.5 साल तक सिवाय एक शख्स के उनकी तकारीर में मदासराई किसी और की वो करते ही नहीं थे, जिनका नाम था आसिफ बाजवा। आपको शायद मैंने आज 2-3 चीजें भेजी, अगर आपने उनको देखी हो तो उसमें भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से मदासराई करते थे। जब उनको ये लगा कि अब मेरा काम पूरा हो चुका जो लेके आए थे, तो वहां से हालात चेंज होने शुरू हो गए। एक ही काम था, वो उनसे ले लिया गया, उसके बाद वो किसी और कोई और नहीं करता वो काम। जी, वो काम उन्होंने कर दिया, दरार डालने की कोशिश की थी और ताकत दोबारा उनको दिलवाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने भरपूर साथ दिया और उन्होंने सियासतदानों के अंदर खलिश पैदा की। अगर यही 13 की जगह ये 14वें उनके साथ मिल जाते तो सियासतदानों की कितनी बड़ी ताकत होती, ये सोचिए। पहले दिन की तकरीर से जो अपोजिशन शुरू की है हुकूमत ने कि मैंने इनसे बात नहीं करनी, अगर ये 2 जमातें चोर थी तो जमात इस्लामी भी तो थी, एएनपी भी तो थी बाजार के अंदर, जेयूआई भी तो थी। आप किसी से कहते कि मैं इन लोगों के साथ बात करूंगा, इन 2 से नहीं करूंगा। आपने तो सबको एक ही लाठी पे रखा हुआ था ना। आपको तो बाहर वो बैरून मुल्क जाते थे तो आपको याद आता था कि उसके जेल के अंदर पंखा चल रहा है, वो जाके छिनवा दिया मैंने, पता के साथ ये हो गया, मैंने उसको ऐसा करना है। राना सनाउल्लाह क्यों नहीं पकड़ा गया, उसके लिए तो शराब का भी इंतजाम करना है। तो ये सारी चीजें जो थी आपके क्रेडिट में जाती, ये किसी और के क्रेडिट में नहीं जाती। और फिर उसके बाद जो काम कोई नहीं कर सका पाकिस्तान में आए, वो सीधा दिलेरी आपने दिखाई, जो आपके दुश्मन नहीं कर सके। आपने फौज को डिमोरलाइज किया, आपने फौज को दुनिया के सामने रुसवा करने की कोशिश की, आपने फौज की तंसीबात पे हमले किए, जिसके नतीजे में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और आज तक आप 1.5 घंटा सुबह एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अदालतों में जाते हैं। देखें वो सियासतदानी यानी कि आप कह रहे हैं कि 1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हैं फिर उसमें जाते हैं, जो भी देसी चिकन खा के जाते हैं वो नहीं वो कह रहे हैं देसी चिकन खा के जाते हैं वो नहीं, जो भी अंदाजा लगाए जरा, इनके पास सारी इत्तला है चौधरी साहब के पास। नहीं जो नहीं, बात सही है। सुने जो भी आदमी एस्टैब्लिशमेंट के कानून में आता है उसका तमाम तरीके से जायजा लिया जाता है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसका बिहेवियर, तमाम चीजें जो है वो नोट की जाती हैं और उस पर काम किया जाता है और उसको देखा जाता है कि कितना बड़ा सियासी आदमी है, कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, कितना जज्बाती आदमी है, ये हमारी मर्जी पे चलेगा, कितना चलेगा, नहीं चलेगा, इससे क्या काम लिए जा सकते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए आप, 4 साल 5 साल पहले की जब ये बने थे तो मैंने यही कहा था कि इनसे 2 काम है बड़े बड़े वो लेने हैं। एक काम ले गया, मैं कह नहीं सकता वो काम, एक काम ले लिया, अब इनका काम नहीं रहा सियासत में, ये गए। आप लोग कहते थे यार वो तो पागल है, लोग आके गालियां बकते थे, मैंने कहा इनका काम हो गया, ये सियासतदानी नहीं है, इनसे 1-2 बड़े काम लेने थे। तो अभी आगे बताएं, अब आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ आएंगे या बिलावल, ये बता दें मुझे। दोनों मिलके आएंगे। अच्छा, यानी कि आप कहें दोनों मिलके वो बनाएंगे। बिल्कुल इसमें वो 2 राय नहीं है मेरी, ये दोनों मिलके आएंगे। तो ये जो मुल्क के हालात हैं, जो कर्जों में डूबा हुआ है, तो इसका क्या हल निकालेंगे ये लोग। वैसे ही मुस्लिम नून लीग तो वादे नहीं कर रही, मगर पीपल्स पार्टी तो बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है, बिल्कुल सेम उसी तरह वादे और दावे कर रही है जिस तरह पीटीआई ने की थी। जी, पीपल्स पार्टी की बात नहीं है जी, आपका मुल्क कर्जों पे और रोल ओवर पे चल रहा है। जी चलता चला आ रहा है। नहीं, अब इसका तरीका बस एक ही है, इसका तरीका एक है कि आपके पास तो यानी कि जो बिलावल आप कह रहे हैं दोनों पार्टियां आएंगी, आप कह रहे हैं कि जो बिलावल जो सियासी बयान दे रहे हैं, जो आके इतना बुरा भला कह रहे हैं पार्टी को, लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ ही बनेंगे। देखिए कोई होने, नवाज शरीफ बने, बिलावल बोले, आई डोंट केयर। तो पाकिस्तान को आगे जाना है तो उसका तरीका एक ही है। पूरी दुनिया के मुल्कों में एक ही तरीका होता है, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना, अपनी आमदनी बढ़ाना। आमदनी बढ़ाने और एक्सपोर्ट बढ़ाने का तरीका एक ही है पूरी दुनिया में। अबल से लेके और अब तक यही तरीका है कि आपके मुल्क में अमान हो, अमान की सूरत हाल बेहतर हो, आपकी कम्युनिकेशन। तो यानी कि आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, आप तो नहीं सही है, सब तो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं गलत हो रहा है, एक पार्टी को इस तरह दीवार से नहीं लगाना चाहिए जिस तरह लगाया जा रहा है, मगर कुछ लोगों को कहना है कि जी बिल्कुल सही हो रहा है इनके साथ, जो इन्होंने किया मकाफाते अमल है इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए और इनको इस तरह की तो आप
कह रही हैं मैं तो इसको पार्टी नहीं समझता था। आप देखें ना, आप एनालाइज तो करें ना सियासी लिहाज से। नहीं, अगर देखिए आप क्यों नहीं समझते थे? अभी आपने कितनी दफा तो शो में आके कहा कि हाँ जी बड़ी पार्टी है, एक पॉपुलर पार्टी है, एक पॉपुलर लीडर थे। मैंने देखिए, मेरी पूरी बात हमेशा याद रखें, मैंने क्या कहा था। जी, मैं याद है आपकी पूरी बात। जी, पीटीआई एक पार्टी है जो बल्कि ये कर रही है कि जो लोग इलेक्ट हुए हैं सियासी लोग, उनको इसने पीछे कर दिया, और जो नॉन इलेक्टेबल लोग हैं, जो इनके दोस्त यार हैं, मुश्किल लगा दिए और सारी पावर उनको दे दी। ये पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सियासी तौर पे। आप लोग मेरी बात ही नहीं मानते थे। आप लोग बोलते थे जुल्फी बुखारी और शहजाद मिर्जा और जफर बाबर कहाँ गए, ये सब दूर के भाग गए। अब आप देखें, मैंने कहा बैरिस्टर गौहर को गलत बनाया इन्होंने, फिर गलत फैसला कर लिया, किसी सियासी आदमी को बनाना चाहिए था। आप लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, किसने कहा? किसने कहा? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जज्बाती लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप एक सियासी, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए था कि आपके इतने लोग, लाखों वोटर हो गए, लाखों लोग आपके पीछे हैं। मगर वो लोग कह रहे हैं ना कि सोशल मीडिया की कहानी दूसरी है, सोशल मीडिया पे है इनकी पॉपुलैरिटी। और सोशल मीडिया पे भी है, तो आपको तो अब सियासी फैसले करने चाहिए ना यार। आपको खौफ ये था या आपकी जरूरत ये थी, या आप ये समझ बैठे थे कि ये जो बैरिस्टर गौहर और 4 जो आपके जज जिनको आपने पार्टी के सरबराह बना दिया, वो आपको जेल से बाहर निकाल के ले जाएंगे। अगर आपको कोई जेल से बाहर निकाल के ले जा सकता है ना, तो कोई सियासी आदमी निकाल के ले जा सकता है, और आपके सियासी वर्कर जो है ना, वो भी निकाल सकते हैं। ये बैरिस्टर के बस की बात नहीं है। और इन बैरिस्टर को भी हमने देख लिया, ये किसी खेत की मूली नहीं है, बेकार है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जब सियासी पार्टी बन गई आपकी, पहले नहीं थी, बाद में बन, क्योंकि आपने शाह महमूद को इधर से पकड़ा, अफजल चंद को वहां से पकड़ा, आपने जहांगीर तरुण को कहीं से पकड़ा, आपने एक पार्टी बना ली। अब जब आपकी पार्टी एक बन गई थी और उसकी पॉपुलैरिटी भी थी, तो आपको करना ये चाहिए था, आप सियासी फैसले करते सब जगह। अब मैं बोलूंगा भूलतार को लोगों को बुरा लग जाएगा, आशिक अफगान, आसिफ खान, अरे यार कोई तरीका होता है यार। फिरदौस आशिक अफगान को तो वो इसलिए लेकर आए थे कि मरियम नवाज साहिबा को सवालों के जवाब दिलाने थे उनको, इसलिए कि जब मरियम नवाज साहिबा इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रही थी तो उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा आशिक अफगान जो है ना सेम ऐसे खुदा के लिए इसको जस्टिफिकेशन ना करें। नहीं, मैंने देखिए पूरा लिखा था, कॉलम लिखा हुआ था कि फिरदौस आशिक अफगान को किस तरह चुना गया, इसलिए मरियम औरंगजेब के अल्फाज इतने खतरनाक थे जो वो आके बयान देती नहीं, बोलती थी। आप दूसरे को बोलने देना, उनका इमेज खराब होगा। अब एक सेकंड आप दोनों से बहस रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, तो इनका ले लूं 1 मिनट का मैसेज। जी समीना जी, कितनी एडवाइस दे रहे हैं लोग, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये एडवाइस इनको अल्ताफ हुसैन को देनी चाहिए थी, जो 82 में पावर में है, किसी ना किसी हुकूमत में वो रहे हैं, इनको चाहिए था ये एडवाइस अल्ताफ हुसैन को देते। वो तो आया तो उसको पता नहीं था, 3.5 साल में उसकी हुकूमत खत्म हो गई, 2 साल कोरोना के रहे, वो तो संभल ही नहीं सका, वो तो नादान था, मार खा गया, मानते हैं हम। इनको चाहिए था ये एडवाइस जो दे रहे हैं ना 3-4 लोग आपको, इनको अल्ताफ हुसैन को देनी चाहिए थी। 82 से हुकूमत में वो किसी न किसी तरीके से वो इनकी पार्टी आगे चलती बढ़ती और लोग मेंबर आते, ये लोगों को एडवाइस देते, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। ये सारी दुनिया के चौधरी भी मर जाए ना, ये कराची वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, गारंटी यूज है। ये सिर्फ बातें करने जोगे हैं। 82 से क्यों नहीं आपने उनको एडवाइस दी जी, जो आज उसको दे रहे हैं, इमरान खान को दे रहे हैं, 3-4 जाने बैठ के जोकरों वाली हरकतें कर रहे हैं। मैं तो हैरान रहता हूँ इनकी सेंस पे कि ये क्या बातें क्या कर रहे हैं। आपको अल्ताफ हुसैन को देनी चाहिए थी, और उसको ये भी एडवाइस देनी चाहिए था, डोंट गो टू इंडिया मैन, स्टे इन पाकिस्तान। और दूसरी बात, ये जो कहते हैं कि इमरान ने ये जलाया गिराया, ये 4 कमांडर हाउस में ना उसकी टेप देख लें, वहां मुझे एक पीटीआई वाला वो तोड़ फोड़ करता नजर आए, वो किधर है, साफ नजर आ रहे हैं। वो लोग क्यों नहीं पकड़े, उन लोगों को टीवी पे लाना चाहिए जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये ले भाई, ये थे, इमरान ने इनको कहा था और ये वहां पहुंचे हैं। यास्मीन राशिद के सिवा मुझे कोई नजर नहीं आया, या 1-2 लेडीज आई हैं दूसरी, मर्द तो एक भी नजर नहीं आया। और वो जो जलाया है, रेडियो स्टेशन जलाया है, वो तो इनके जाने से पहले जल चुका था। सब कुछ ये कहाँ थी, इनके जो स्कूटी थी वो कहाँ थी। राणा सनाउल्लाह बहुत बढ़ के मारता था, राणा सनाउल्लाह उस वक्त कहाँ था जब ये सब कुछ चल रहा था।
तो बाकी एडवाइस देने वाले बहुत हैं, ये एडवाइस जाके अल्ताफ साहब को देना जाके। इमरान खान डोंट नीड योर एडवाइस। अल्लाह हाफिज। चलिए जी, कहीं नहीं जाएगा, मैं छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। क्या आप एक नए शॉपिंग के शाहकार के लिए तैयार हैं? जल्द आने वाला है 2024 का रमजान एक्सपो आप ही के कनाडा में। 300 से ज्यादा बिजनेसेस, दीगर फैशन और क्राफ्ट्स के स्टॉल्स। आइए और अपने लोकल बिजनेसेस का हौसला बुलंद कीजिए। उसके अलावा वहां मौजूद होंगे कार्निवल एक्टिविटीज, राइड्स, मजे मजे के खाने, बिजनेस शोज, मौसीकी और डांस परफॉर्मेंसेस, यानी आपकी फैमिली के लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। रमजान एक्सपो 2024, जहां सकाफत और तिजारत का मेल होगा, आपकी खातिर व मदारात के लिए हम आपके मुंतजर रहेंगे। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू में देख रहे हैं। जी जादी भाई आप कंटिन्यू करें, आप बोल रहे थे जी, फिर मैं चौधरी साहब को लूंगी। बस अमीना मैं ये कह रहा हूँ कि पता नहीं क्यों लोग एक तो बीच में आते हैं खामखा तारीख है, उनको ये नहीं मालूम कि 1982 में तो एमक्यूएम का कोई वजूद ही नहीं था। ये नहीं मालूम उनको आप में कहाँ से नजर आ रही है एमक्यूएम किस वक्त आ गई है, नहीं अल्ताफ सूबिया हो गया इनको। और दूसरी चीज कि अगर अल्ताफ हुसैन हो या एमक्यूएम हो, ये दोनों चीजें हकीकत हैं जी। जिस तरीके से हम एक दूसरी हकीकत का नाम है जो दूसरी
जी तो क्या हम उसका नाम नहीं लेंगे जो आपकी तारीख का हिस्सा है? जी जी हेलो 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 हाँ समीना 79 में ना मैं अपने दोस्त को एक हॉस्पिटल लेके गया था यहाँ, तो एमक्यूएम का कोई करेंदा था, यंग लड़का था, वो मेरे घर पे आया। उस वक्त टेलीफोन होते थे, बूथ पे लगे होते थे बॉक्स, सबके एड्रेस वगैरह उसमें लिखे होते थे। उसने वहाँ बुक से एड्रेस पढ़ा और मेरा टेलीफोन भी नंबर पढ़ा, देख के तो वो मेरे घर पे आ गया। मेरी मिसेज घर पे थी, वो कहने लगी वो तो घर पे नहीं है, वो तो हॉस्पिटल गया अपने दोस्तों लेके। 79 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 82 में कह रहे हैं ना एमक्यूएम नहीं थी। 79 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, वो लड़का मेरे पास हॉस्पिटल में आ गया, मुझे कहने लगा जी हम आपको ऑफर करते हैं एमक्यूएम की मेंबरशिप। मैंने कहा मैं तो मैं I'm not interested, हम नहीं सियासत में, हम लोग सियासत में नहीं, हम 5-6 भाई यहाँ पे रहते हैं और हमारा कोई ताल्लुक नहीं किसी सियासत से। तो मैंने उसको अनकार कर दिया था वहाँ। 79 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कह रहे 82 में उसका कोई वजूद ही नहीं था। मसला ये है कि मैं कैसे मान सकता हूँ कि अगर मेरे साथ ये हुआ है? ये साहब जो है ना, लगता है ख्वाब देख रहे होते हैं हर वक्त। चौधरी को चुप कराओ, अभी मैं इसको कुछ ना कुछ कह दूंगा तो फिर सारे चलाएंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, 79 की मैं बात कर रहा हूँ। Honest to God, I'm telling you the truth is a true story. वो मेरे पीछे हॉस्पिटल में आ गए, तो ये कह रहे हैं कि 82 में नहीं था। 82 में मैं पाकिस्तान गया था, मैंने वहां जाके ड्रिंक कॉलोनी में ना जगह ली थी। ये एमक्यूएम वाले वहाँ भी होते थे, उस वक्त भी होते थे। ड्रिग रोड पे जो ड्रिंक कॉलोनी है ना, उसमें 82 में मैंने खुद इनको देखा हुआ है। चले 82 में आपने देखा, 79 में आपने देखा। 82 में, 79 की मैं बात कर रहा हूँ। 79 में मेरे पीछे हॉस्पिटल में आया लड़का। ठीक है 79 में हॉस्पिटल में आया लड़का, बिल्कुल। थैंक यू जी जनाब जी। टेलीफोन डायरेक्टरी में देख के इनको एमक्यूएम में शमूलियत के लिए 1979 के अंदर आया। अब मैं इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। गूगल में आपने भी सही कहा, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है, ये देखिए अंदाजा लगा लें। एक सेकंड चौधरी साहब मैं आपसे लेती हूँ 1 मिनट जी। हेलो जी। ये बुड्ढा आके झूठ बोल रहा है। 79 में तो ये वो कह 79 में हॉस्पिटल में मेरे पाके मैं कह रहा हूँ 79 में आया था एक लड़का। ये बुड्ढा बहुत तासुबी है। ये कहता है कराची वाला वजीर आजम नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई? इससे पूछ तो कराची क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये कहता है एमक्यूएम वाला नहीं बन सकता, मैं कुछ भी नहीं कहता। ये कहता है कराची वाला नहीं बन सकता। अबे तुम हो क्या? कराची वालों का मुकाबला कर रहे हो? जाहिल इंसान, तासुबी बुड्ढे। जी जनाब जी। जी चौधरी साहब जी। जैदी भाई क्या कहेंगे आप? अरे महमूद भाई का ले लूं 1 सेकंड, उनको मैंने लिया। जी महमूद भाई क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आपसे लेती हूँ। वो कह रहे हैं एमकेएम। वालेकुम सलाम जी। बहुत गुस्सा हो गए, तासुबी और यही इंसान जब हमारे चौधरी साहब बोलते हैं कभी इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। ये तो बजाते खुद तासुबी होने का सबूत है कि आप हमेशा ढूंढते हैं कि किसी और के ऊपर जो है ब्लेम डाल के आप पतली गली से निकल जाए। इसमें तासुब वाली क्या बात है? डेट गलत बता रहे हैं ना वो। जैदी भाई भी कह रहे हैं कि उनको नहीं पता। आप तो कुछ भी नहीं कह रहे। के जरिए बनना है ना। आप ऐसा करें, प्राइम मिनिस्टर को छोड़े, कराची की वजारत आला लेके दिखा दें। एमक्यूएम के लोग या उर्दू स्पीकिंग कराची की वजारत आला लेके दिखा दें। जो बात यह है कि वो क्या किसी और साथ से रह गया तो ठीक रहे ना, कि कभी लोग नहीं मानेंगे। ये मेजॉरिटी ऐसी बात ना करें। महमूद साहब 14 साल गवर्नर रहा है उर्दू स्पीकिंग एमकेएम आदमी, और हर किसी की एमकेएम के पास रही है। 19 सीटें प्राइम मिनिस्टरशिप की बात की है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्ट्री की बात की है। मैंने तासुब के डेमोक्रेसी की बात की है। बात यह है कि ये वोटों के सर पे बनना है ना, ये जमातों के वोटों के ऊपर बनना है ना। सिंधी नहीं भाई कोई भी बन सकता है प्राइम मिनिस्टर।
एक मिनट चौधरी साहब, एक सेकंड के अंदर आ गए, जिनकी बात करूं। जी हेलो जी। देखिए एक बात सुने, इतनी गंदी गाली उन्होंने आपको गाली नहीं बकी थी, आपकी तिलक के लिए अर्ज है, आप तो बिल्कुल ही पटरी से उतर गए। आपने तो इतनी गाली बक दी, उन्होंने आपको कोई गाली नहीं बकी, आपको कुछ नहीं कहा, आपको सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल किया। आप भी आके कह दें कि आपको, उन्होंने कहा कि आप जहले से इस्लाम पाकिस्तान कराची से के लोगों को आपको नहीं पता, उन्होंने ये कहा, आपको गाली नहीं बकी, पर आपने आके गाली बकना शुरू कर दी। हद हो गई यानी कि आपको। चौधरी साहब जब ये फरमाते हैं, चौधरी साहब ने भी गाली नहीं बकी है। फरमाते हैं तो साहब ने उनको कभी क्यों नहीं कहा कि आप दांतों की बात करते हैं? पर वो तो अभी वो तो आए थे अमेरिका कॉलर, तो वो तो बाकायदा गालियां बक रहे थे, गंदी गंदी गालियां शुरू कर दी उन्होंने। किसने गालियां शुरू कर दी समीना? आपने नहीं, वो दो आए थे, वो बनना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि भाई आप गलत बात कर रहे हैं, आप भी आके डिफेंड करते जी मैं सही कह रहा हूँ, ये थोड़ी के पटरी से उतर जाए। दुश्मन की बात करता है ये बंदा, एक प्रोग्राम ऐसे नहीं छोड़ता जो उन लोगों की हिमायत करता है जिन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। हर प्रोग्राम में ये करता है। तो कल कभी ये हुआ कि लियाकत साहब हुए, आपने कभी इसकी मजामत क्यों नहीं की? नहीं इरफान से ये जी जी तो मुझे बता दीजिएगा। अभी आप तो लड़ाई झगड़ा बहुत यार आपको इनको कॉल करें, चलें ख्याल क्या करें, अभी रुक जाए, मैं जब वो ले लूँ, साजिद भाई को भी ले लूँ। मैं सैयद साहब को कहना चाहता हूँ, सैयद साहब आपकी ये गलतफहमी है, ये पंजाब वो वाला पंजाब नहीं है जो आज 50 साल पहले था। आज हमारी पर कैपिटा बताएं टॉपिक क्या है, बात क्या हो रही है, समझ नहीं आ रहा उसे। ज्यादा तरक्की करते हैं आपसे, हमारे लोग आपसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आपने अपनी 3 जनरेशन क्लासन कोर्स पे लगा दी थी। आप छूट गए, आपसे ट्रेन छूट गई है। आपके बंदे क्लासन कोर्स लेके बंदे मारते फिरते थे। जब हम बस हो गया, आवाज चली गई आपकी। जी सर, जी साजिद भाई क्या कहेंगे? छोटा सा मैसेज अगर आप दें तो दे दें। करना चाहता हूँ, मैंने भी सुना कि जी जो 9 मई को जो हुआ था उसमें पीटीआई के लोग शामिल नहीं थे। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा मसला था जो कि इमरान खान 2 मिनट के अंदर हल कर सकते थे। और वो ये था कि जब वो पहुंचे थे बंदियाल के सामने, जज साहब के सामने, तो उनसे कहा गया कि भाई आप इस वाकये की मजम्मत कर दें। ठीक है, ये हमला जो है ये पाकिस्तान की तनसीबात पे हुआ था। किसी को जैसा, अगर आप मैं एक मिसाल देता हूँ, तो जब अगर मेरी किसी से दुश्मनी है, अगर उसके घर में कोई फौजी हो जाती है तो मैं अपनी दुश्मनी नहीं बरकरार रखता। वो कह रहे हैं मैं सैयद साहब की बात का जवाब दे दूं। ये काम गलत हुआ। अपनी बात 1 मिनट, मैं सैयद साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये पंजाब वो 50 साल वाला पंजाब नहीं है। वो पंजाब तो डगो है, कानून का इनकलाब आ चुका है। भाई साहब पंजाब तो हमेशा से डगों का रहा है और रहेगा। वो चीज नहीं उसमें शामिल है, आप पहले समझते थे। अब आपकी तालीम हमारी तालीम से बहुत पीछे है। और सर आप तो डब्बों में शामिल थे पहले भी, अभी भी हैं, अब क्या फर्क पड़ गया? क्या डब्बों में आप पहले भी शामिल थे, अभी भी शामिल हैं, क्या फर्क पड़ा? क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप पता नहीं इतना जाएंगे, आराम से बात करें, इतने जोर से बात मत करेंगे। ओ भाई पंजाबी तो पहले भी डगे थे, अभी भी डगे हैं, अब और कैसे कहूं? पंजाबी क्या थे? डगे। हाँ डगे थे। अब वो उन्होंने आगे लगा दिया, वो डगे ही है। लेकिन आपको बात होती तो अपने उर्दू, मेरे भाई आप जितनी उर्दू पे इस वक्त करते हैं, आपकी उर्दू में ज्यादा शायद हमारी उर्दू, आपकी उर्दू जिसके ऊपर आप इतने इतराते हैं, उसमें आप जिस उर्दू पे मान करते थे, उस उर्दू में ज्यादा किताबें लाहौर में छपती हैं, वो ज्यादा अखबार लाहौर में छपते हैं। आप लोग कौन से टॉपिक पे आ गए? क्या टॉपिक चल रहा है, किस पे बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा आप लोगों का। आज का पंजाब और है, हमारे आपसे ज्यादा डॉक्टर पैदा करते हैं, हम आपसे ज्यादा इंजीनियर पैदा करते हैं, आपसे ज्यादा किसान पैदा करते हैं। बातें हकने के कुछ नहीं करते, आप स्वाय बंदे मारने के कुछ नहीं सीखा आपने कुछ नहीं किया। अभी तो बताया जरी भाई ने कि 1 करोड़ बच्चे और 65 लाख बच्चे पैदा होते हैं। 35 साल हम पढ़ रहे थे,
हमारे बंदे पढ़ रहे थे, हमारे बंदे उस वक्त तालीम हासिल कर रहे थे। यहाँ देख लें किसके बंदे ज्यादा थे। टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर लेंगे। साजिद भाई क्या कहेंगे आप? पंजाब के साजिद भाई भी होड़ पाएंगे साथ। कौन से बच्चे ज्यादा तालीम हासिल कर रहे हैं? वो पंजाब के हैं। आपको पता नहीं कौन सी गलतफहमी हो गई है। कितनी यूनिवर्सिटियां आपके पास? हमारी ज्यादा है। आपके हमने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं। 35 साल आगे वो बंदा आपका आगे आप हमें उर्दू में लेक्चर देते हैं तो समझते हैं कि आप बहुत, इसका मतलब है आप मियां साहब की तारीफ कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ की। आप अपनी उर्दू को समझते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं। ऐसी बात कुछ नहीं है। चले भाई, अब उर्दू और पंजाबी को छोड़ें, लसानियत को ना लेकर आए बीच में, लैंग्वेज को ना लेकर आए। खुदा के लिए प्लीज स्टॉप हो। क्या पंजाबी आप एक पाकिस्तानी हैं? मैं भी क्लियर कह सकता हूँ मेरे भाई, मैं भी आपको बड़ा कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं कराची से अच्छे लोग बैठे हैं, उनकी इज्जत के बारे में नहीं कहूँगा। आपको मैं ऐसी बात कहूँगा कि आपका नारा ढीला हो जाएगा, आपका नारा ढीला हो जाएगा अगर मैंने आपको कुछ कहा तो। इसलिए छोड़ दे, ऐसी बात मत करें। डग्गे क्या होते हैं? आपने कभी डग्गा देखा है? बताए मुझे डग्गा डग्गा आप प्रॉपर बोल नहीं सकते। महमूद भाई, अब अगर आप चुप हो जाए तो मैं आपसे 2 मिनट बात कर लूं। नहीं, इससे बोले कि डग्गा पंजाबी का वर्ड है, इनको बोले प्रॉपर्ली डग्गा बोल के दिखा दे। डग्गा कोई लफ्ज ही नहीं है। मैं 2 मिनट बात कर लूं आपसे, आप खामोश हैं। सैयद साहब बात सुनिए, ये क्या है डग्गा? इसको बोले ये प्रॉपर्ली डग्गा बोल के दिखा दे। डग्गा क्या लफ्ज है? मेरी बात तो सुन लेना, आप मुझे बात करने दें तो मैं सुनूंगा ना आपकी बात। सुनाइए, मैं सुनता हूँ। आपका तो एहतराम है सर, आप बात कीजिए। ये जहाँ आदमी आके कहता है डग्गा, जिसको मैं कहूँ तो इसकी पंजाबी अरे भाई कहाँ निकल गए? मुझे लग रहा है कि मुझे ये शो आप लोगों को अभी स्टॉप करने के लिए आपके चाह रहे हैं किसी तरह स्टॉप करूं। तमीज से बात कर ले, लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें। क्या स्टार्ट में इंट्रो देती हूँ तो वो सिर्फ कानों से गुजर जाता है आपके। महमूद भाई 5 साल हो गए मुझे प्रोग्राम में। बोले अपने अल्फाज वापस ले, नहीं तो मैं इसकी पंजाबी में अरे यार भूल जाऊंगा या उनकी बात सुन ले आप। 5-6 इयर्स हो गए सुनाइए सर आपकी बात। ये आदमी की बात मैं कैसे सुनूं? 5 से 6 साल में मैंने, यार बात तो सुनने दो ना यार, बात एक तो मेरी ये समझ नहीं आती। मेरी एक बात सुने सैयद साहब, मैं एक चीज बात करना चाह रही हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आती कि कॉलर के ऊपर क्यों जाते हैं। अरे जो टॉपिक दे रखा है उस पर बात करें ना, कि आप टॉपिक में क्यों छोड़े? कॉलर ने जो बात कहती नहीं, एक कॉलर पे लेके लंबा खींचे चलाते लड़े जाते कॉलर के ऊपर। भाई क्यों लड़ रहे हैं? मुझे बताएं, 5-6 इयर्स हो गए, मैंने कभी तक आज तक किसी कौम के बारे में कुछ बोला हो? जी कभी नहीं बोला आपने। हम आपकी इज्जत करते हैं इसी बात पे। नहीं, मैंने आज तक नहीं बोला। अब एक साहब अगर आके आपने कभी नहीं बोला। देखिए आदमी है ये, किसी कराची की स्ट्रीट का आदमी है, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये बंदा कभी किसी नस्ल में अच्छी में नहीं बैठा। ये बहुत किसी घटिया नस्ल का आदमी है। अरे सुन तो लेना, उर्दू बोलता है बाकी नस्ल घटिया आदमी है। महमूद भाई आपको क्या रह जाएगा यार, सुन तो ले बात को पहले। अब मैं कहता हूँ ये नस्ल घटिया आदमी है। महमूद भाई 1 सेकंड के लिए प्लीज खामोश होंगे आप? 2 मिनट के लिए उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर आपकी तरफ। आप जब इनकम को कुछ कहते हैं मुझे कोई बुरा नहीं लगता, नो प्रॉब्लम। वो एक सियासी जमात है, जो भी है। लेकिन जब आप जब कहते हैं कराची वाले, उसमें देखे कराची वाले पीपल्स पार्टी में भी, कराची वालों ने तो सबसे ज्यादा पीटीआई को वोट दिया है यार पूरे पाकिस्तान में। अब आके कराची वालों को गाली दे तो कराची वाले क्या करें? सर कटा ले। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कराची वालों ने पीटीआई को वोट दिया। 16 एमएलए बनाए, 24 एमपीए बनाए, गवर्नर बनाया, वजीर आए। क्या करें और कराची वाले सर के बल खड़े हो जाए। आप सही कहते हैं। आगे गाली दे, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। आप नहीं कह रहे। अब उन्होंने आके क्या कहा? उन्होंने आके क्या कहा? कराची वाला कोई वजीर आजम नहीं बन सकता। वाई? इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए था ना। मुझे बुरा लगा। नहीं, ये वोटों के सर पे होता है ना सर। आप सुनिए, कराची वालों से ऐसा नहीं, मकसद खुदा ना खास्ता हम कहते हैं कि ये हमारे यहाँ भी आप देख लीजिए, गुजरात वाला ही आपको बनेगा चीफ मिनिस्टर। हम कुछ कर ले, नहीं बनेगा हमारा। नहीं बनने देते शेखोपुरे के बंदे को, नहीं बनने देते मियाँ वाली के बंदे को। बात ही नहीं होनी चाहिए कि मैंने तो आज तक कब्जे किए हुए हैं। देखें, मैंने कराची वालों की बुराई नहीं
ठीक है। अभी क्या कह रहे थे कि पंजाब में ज्यादा पढ़े लिखे, पंजाब में ज्यादा डॉक्टर हैं, उर्दू बोलने वाले, उर्दू पंजाब में किताब छपती है, ये किसकी बातें कर रहे थे? चुप करो खुदा के लिए, खुदा के लिए क्या करो खुदा के लिए? गलत बातें कर रहे हो आप, उसके बाद बोलते हो तो चुप करो। हाँ, एक कराची की एक खास कौम के पीछे पड़े हो तो सुनो, सिस्टम लगा के महाजिर कौम पे नौकरी के दरवाजे बंद किए गए, कोटा सिस्टम लगा एजुकेशन जो है खत्म की गई, उसके बाद बोलते हो कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बांग्लादेश को अलग करा के पाकिस्तान पे कब्जा करके गुंडागर्दी करते हो, फिर कहते हो कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे आखिर के नाखून लोगों की तुम लोग का टाइम हो गया है पूरा। अरे एक मिनट, 1 by 1 बोलने प्लीज। एक सेकंड चौधरी साहब, बात कर ले, दोनों साथ बोलते, कोई एक बात समझ में नहीं आ रहा। एक के लिए अच्छा हुआ, देखिए मैं इस चैनल पे पहले बोल चुका हूँ, अगर कोई बदतमीजी से बात करेगा तो मैं उसे बताऊंगा कि बदतमीजी क्या होती है। अगर कोई गाली बकेगा तो उसकी नस्ल। अभी आप ये देखिए, मैंने जो गाली बकेगा मैं उसकी गाली नहीं सुनने वाली शो के अंदर, आपकी तिलक के लिए अर्ज है। आपने क्या किया है, इस प्रोग्राम में मेरी बातों को बेइज्जत करना शुरू किया है। कभी लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की थी, ये आपकी वजह से है। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है भाई? कराची वाले ये हैं, कराची वाले। अरे एक सेकंड, अरे कोटा सिस्टम लगा के तुम लोगों ने पूरे कराची को बर्बाद किया है, पूरी नस्लें बर्बाद कर दी है। चुनाव के शेफ हो, चुनाव के शेफ हो, आपको पता नहीं है। बताओ वहाँ पे चमड़े की तुम लोगों ने मारा कराची वालों को, किलिंग किए। आप कुछ कुछ नहीं जानते, उर्दू बोलने के कुछ नहीं जानते आप लोग। अरे चौधरी साहब ठंडा पानी पिए प्लीज, हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाए, खुदा ना खास्ता, इतने जज्बाती ना हो, ब्लड प्रेशर हाई हो आपका। अरे जाए जाके, एक सेकंड भाई, इतना गुस्से में ना आए। अरे एक सेकंड, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं जाएगा मेरे साथ जाएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अरे प्लीज मुझे ब्रेक पे जाना है, कहीं ना जाए मेरे साथ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। अवाम का खून चूसने वाला शेर अपनी जीत के लिए निशान छिनकर मुखालफिन को गिरफ्तार करवा रहा है। बिलावल दादो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाला शेर अवाम का खून चूसता है और खुद घर में बैठकर दूसरों को बोलता है कि मेरे मुखालिफ को गिरफ्तार करो और उसका निशान छीन कर मेरी जीत का बंदोबस्त करो। दादो में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इलेक्शन में तीर और शेर का मुकाबला होगा। अवाम मुझे भारी अक्सरियत दे और तीर के अलावा किसी को वोट देकर अपना कीमती वोट जाया ना करे। उन्होंने कहा कि अवाम ने साथ दिया तो दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। अवाम को पीपी के तमाम उम्मीदवारों को जितवाना है। अगर मौका दिया गया तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दायरे को बढ़ाएंगे। गरीब खवातीन को कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज देंगे। हुकूमत में आए तो बेनजीर किसान कार्ड बनाएंगे जिससे मुफ्त बीज, खाद, यूरिया, फसलों की बेहतरीन कीमत दिलवाई जा सकेगी। जबकि मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड के तहत बेरोजगार नौजवानों को इमदाद मिलेगी। सीपी चेयरमैन ने कहा कि जो शख्स 3 बार वजीर आजम बनकर नाकाम हुआ तो उसे किस खुशी में हम चौथी बार अपना वजीर आजम मान ले। हम नहीं मानते कि चौथी बार ऐसे शख्स को वजीर आजम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आप बिलावल को एक मौका दें, मैं मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। शेर या किसी और जमात के पास कोई प्लान या मंसूबा नहीं। बाबर रिजवान की जोड़ी तोड़कर क्या फायदा हुआ? रमीज राजा की टीम मैनेजमेंट पर तनकीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी तोड़ने पर टीम मैनेजमेंट के फैसले पर तनकीद के नश्तर चला दिए। अपने यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू करते हुए रमीज राजा ने कहा कि बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी को तोड़ने के लिए
स्ट्राइक रेट का बहाना बनाया गया। जब आप नए खिलाड़ियों को लाते हैं तो वो लीग में परफॉर्म करके आते हैं, जबकि इंटरनेशनल मैच का प्रेशर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में कहा कि नौजवान खिलाड़ियों पर दबाव होता है, पूरी दुनिया की तवज्जो उनकी तरफ है। आपने इस जोड़ी को तोड़ दिया जिससे पूरी दुनिया घबराती थी। रमीज राजा ने सवाल उठाए कि आप नए खिलाड़ियों को मौका देने से पहले उन्हें आजमाएं, ये कोई आसान काम नहीं है। दोनों की जोड़ी तोड़ने से आपको क्या फायदा हुआ? खला में मौजूद कचरे को कैसे खत्म किया जाए, मंसूबा सामने आ गया। ओसाका जापान की एक स्टार्टअप कंपनी की जानिब से एक मंसूबा पेश किया गया है, जिसके तहत न्यूक्लियर फ्यूजन तवानाई के लिए बनाई जाने वाली लेजर का इस्तेमाल करते हुए खला में मौजूद कचरे को खत्म किया जाएगा। ओसाका शहर के मुकामी EX फ्यूजन नामी कंपनी दुनिया की सबसे ताकतवर लेजर बनाकर एक नई सोच के साथ जमीन के मदार में घूमने वाले कचरे के मसले से निपटने का इरादा रखती है। अबानी स्टार्टअप ने खला में छोड़ा ढूंढने वाली ऑस्ट्रेलियाई कंपनी EOS स्पेस सिस्टम्स के साथ पहले ही MOU पर दस्तखत कर रखा है। एक्स फ्यूजन कंपनी इब्तिदा में 10 सेंटीमीटर से छोटे खलाई कचरे को निशाना बनाएगी, जो कि इससे कबल जमीन पर नस्ब लेजर के लिए नामुमकिन था। शुआ को खला में मौजूद कचरे की रफ्तार सुस्त करने के लिए उस वक्त तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक उसकी रफ्तार इतनी कम ना हो जाए कि वो गिरकर जमीन के एटमॉस्फेयर में जल जाए। PTI अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कब करेगी, बैरिस्टर गोहर ने बता दिया। राजबंदी रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि इलेक्शन के हवाले से हमारी तैयारी पूरी है। कल अपने सारे टिकट्स अवार्ड कर दिए, आज अपनी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। PTI हफ्ते को अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। इमरान खान का पैगाम है कि कारकुनान घबराए नहीं, तमाम उम्मीदवारों से दरख्वास्त है अपने निशानात हमारे तक पहुँचाएं। शेर अफजल मरवत पंजाब और सिंध पर हर जगह जाएंगे। शेर अफजल मरवत खुद कहीं नहीं जाते, उनके साथ जमात जाती है। 24 साला लड़की ने मुसव्वरी के दम तोड़ते फन को दोबारा जिंदा कर दिया। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौजवान आर्टिस्ट किताब के किनारे पर मुसव्वरी के दम तोड़ते फन को दोबारा जिंदा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 साला मैसी मैटिल्डा वैसे तो तवील अरसे से पेंटिंग कर रही हैं, लेकिन उन्होंने किताबों के सफ़ात के किनारे पर मुसव्वरी करने का तजुर्बा कोरोना लॉकडाउन के दौरान ही करना शुरू किया, क्योंकि उनके पास काफ़ी फारिग वक्त होता था। हैरत अंगेज बात यह है कि मैसी मैटिल्डा का मुसव्वरी के फन में कोई उस्ताद नहीं है, बल्कि वो एक खुद साख्ता फनकार है। उन्होंने 2021 के आखिर में सोशल मीडिया पर अपने काम की वीडियोस पोस्ट करना शुरू की, जिसके फौरन बाद ही वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। उनकी टिकटॉक वीडियोस को लाखों व्यूज मिलते हैं और दुनिया के नामी गिरामी न्यूज़ चैनल्स की जानिब से उन्हें इंटरव्यूज के लिए बुलाया जा चुका है। तब से उन्होंने बस यही पेशा अपना लिया। इस वक्त सिर्फ इंस्टाग्राम पर उनके 5 लाख से ज्यादा मद्दाह हैं। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। जी नाज़रीन, हम गए छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से सबसे ज़्यादा हमेशा इंट्रो में जब मैं कहती हूँ कि लफ्ज़ों का चुनाव अच्छे से तय करें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जज्बाती ज़रूर ना करें, ठंडा पानी पी लिया करें। आप लोग एक दूसरे के ऊपर गाली गलोच ना करा करें। ये जो अब आके आप लोग शो में गालियां बकते हैं, आप दे देखें पूरे मैसेजेस भरे पड़े हैं लोगों के। आप जाके जो देखें लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे होते हैं, और आपके घर में बैठ के सिर्फ आप ये ना सोचा करेंगे 4 5 6 7 8 10 कॉलर हैं, सिर्फ इसके ऊपर शो चल रहा है। देखने वाले बेताशा ऑडियंस है, वो क्या देखने के बाद सोचती है कि ये इस शो में क्या हो रहा है। अभी पाकिस्तान से 4 लोगों के मैसेज आए कि जी आपके शो में हो क्या रहा है, ये क्या बदतमीजी हो रही है, लग ही नहीं रहा कि आप ओवरसीज में बैठ के शो कर रही हैं। इससे बेहतर तो पाकिस्तान में शो होते हैं जिन पे कोई गाली गलोच नहीं की जाती। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमेशा इंट्रो में कहती हूँ इतने जज्बाती ना हो, अपने लीडर को जरूर मोहब्बत करें, बहुत चाहे, मगर ये नहीं आके फौरन ही पटरी से उतर जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। भाई अपना ओपिनियन दे, अपनी राय दें, टॉपिक रखा है टॉपिक पे बात करें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करें, सियासत पे बात करें, मगर आप तो हमेशा कॉलर पे बात करना शुरू कर देते हैं। तो खुदा के लिए एहतियात क्या करें, आके बात जरूर क्या करें, मगर कॉलर पे बात क्या ना करा करें, अपने अपनी बात क्या करें, अपना तजिया दें। अपनी बात की थी, मेरी बात खत्म हुई, उनका क्या उन्होंने आपने अपनी बात की थी तो आपको गाली नहीं बकी थी। मेरी बात सुने, ठीक है, मुझे नहीं सुनने की गाली नहीं देनी चाहिए थी। इनका कोई हक नहीं बनता कि मुझे आके बुढ़ा खा गया है। मैंने अपनी बात की है, आप अपनी बात करें। आपका क्या हक बनता है कि मुझे ये बात कहने के लिए? इसने कोई 10 दफा यही हरकत करके हमसे ये गालियां खाई हैं, सजा से खाई है, मुझे क्यों ये ऐसी हरकत करता है?
इसको ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए। ये अपने आप को गुंडा समझता है, गुंडागर्दी पे खाता है, तो हम क्यों इसकी गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे भाई? हम अपनी बात करके निकले गए हैं, झूठ बोले सच बोले, तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे क्या जरूरत है कि वो झूठ बोलने की? मैंने अपनी बात की है जो है, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप चुपके से अपनी बात करें। मैंने तो आपको नहीं ना मना किया आप बात करें। उससे वो झूठ बोल रहा, वो सही कह रहा, उससे ये कह रहे हैं, 3-4 कार्टून बैठ जाते हैं आके, क्यों रगड़ने लगते हैं इमरान खान को? ये इनको शर्म ही नहीं आती? इनको कुछ कह दें तो फिर ये अपने औकात से निकल जाते हैं। क्या हक बनता है इसका मुझे डांटने का? मैंने जैसे ये बात करते हैं वैसे मैंने बात की है। मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं पसंद आई तो गुजरते जाओ। इसने ये कह दिया जी तुम पंजाबियों को रोज रगड़ते हो, इमरान खान को रोज रगड़ते हो। हम भी तो हौसले से सुनते हो ना। तुम अल्ताफ साहब के साले लगते हो, अल्ताफ साहब से इतनी चिढ़ आती है तुम्हें? ये जब ये पंजाबियों को रिश्ते देते हैं ना, उस वक्त नहीं ये पंजाबी पूछते। देखिए इस वक्त पंजाबी उस पे बात नहीं हो रही है, प्लीज इसका ख्याल रखें। कोई लैंग्वेज पे बात नहीं हो रही है, सब एक पाकिस्तान में बात हो रही है, पाकिस्तान की बात ना तकसीम करें, लैंग्वेजों में ना तकसीम करें, प्लीज देखिए ये दो ख्याल रखें। आपके चैनल पे जो मुस्तकिल गालियां बकते हैं, ये फिर डांटेंगे तो फिर ऐसा होगा। और देखिए अपने ऊपर रहम। जी हेलो जी समीना जी मैं मुख्तसर सी बात करना चाहूंगा इस बात पे कि पीटीआई के लोगों ने 9/11 का किया, 9 मई का वाकया किया या नहीं किया, ठीक है? तो इनका दावा है कि इनके लोग नहीं थे, कोई और लोग थे जिन्होंने किया। लेट्स टेक इट ऑन द फेस। इसका इतना अच्छा मौका था इस पूरे मामले को न्यूट्रलाइज करने का कि जब इमरान साहब जो है पेश हुए बंदियाल की अदालत में, वो उनकी जमानत के लिए, तो जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने उनको मशवरा दिया कि आप इस वाकये की मजम्मत कर दें, ठीक है? उन्होंने क्या फरमाया? मजम्मत करने के बजाय जी उन्होंने ये कहा कि चूंकि मुझे रेंजर्स ने पकड़ा है इसलिए ये मेरे लोग हैं। अगर ये फौजी तंसीबात जी, तो ये तो खुद वो कह चुके हैं अपने मुंह से कि क्योंकि मुझे रेंजर्स ने पकड़ा है, मेरे लोग अगर फौजी तंसीबात पे ना जाते तो कहाँ जाते? ये तो खुद इकरार कर चुके हैं वो। उनके पास देखें लीडरशिप यही होती है ना। आपको क्या जाता अगर आप कहते थे कि नहीं ये मेरे लोग नहीं है और मैं इनकी मजम्मत करता हूँ। उन्होंने ये तो कहा कि ये मेरे लोग नहीं है, मगर ये नहीं कहा कि मैं इनकी मजम्मत करता हूँ। इतनी से एक जुमले में था, एक जुमले में ये सारा पूरा 9 मई जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता। मगर चूंकि उन्होंने ये एक मामूली सा जुमला नहीं कहा, उसकी वजह से ये हमला जो है ये बाजवा पे नहीं कंसीडर किया गया, ये हमला आसिम मुनीर पे नहीं कंसीडर किया गया। अब सारी फौज ये कंसीडर करती है कि इन्होंने फौज पे हमला किया। पहले जो था ना कि एक आदमी था या 2 आदमी था फौज में जो कि इमरान खान कहते थे कि मेरे खिलाफ है, अब पूरी फौज इस वजह से समझती है कि इन्होंने फौज के ऊपर हमला किया है, इसलिए कि इनका एक जुमले का ना कहना कि भाई हम इसकी मजम्मत करते हैं। कोई भी जैसा भी पाकिस्तान पे हमला हुआ ना, मैं देख रहा हूँ जरदारी का बयान चल रहा है कि भाई वो कि ईरान ने हमला किया है, नहीं हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो जब आप पाकिस्तान के साथ होते हैं तो पाकिस्तानी तंसीबात पे अगर हमला होता है, चाहे वो फौज की ही तंसीबात हो, आपको उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। और अगर ये कर देते, एक जुमला कह देते, जिंदगी में आपको बाल जुमले बड़े भारी पड़ते हैं। और ये बड़ा अच्छा मशवरा दिया था बंदियाल ने कि भाई सर आप ये कह दें जुमला, मगर नहीं कहा। जब नहीं कहा तो फिर ओनरशिप आपके पास आ गई। सिर्फ ये नहीं कहा कि हम मजम्मत करते हैं, ये भी कह दिया कि चूंकि मुझे जो है रेंजर्स ने पकड़ा है तो मेरे लोग कहाँ जाते, फौजी तंसीबात पे न जाते तो कहाँ जाते। तो खुद इकरार कर चुके हैं। ये सवाल तो अब बनता ही, लोग शामिल थे, कौन से लोग शामिल नहीं थे, ये कोई इशू नहीं उठता। एक जुमला अगर वो कह देते तो बाज औकात सिर्फ एक जुमला ना कहने से, अपनी हरदर्मी से ये सूरत हाल बनती है कि अब उसकी जो भुगत रहे हैं वो सब हम सबके सामने है। तो ये कोई ना कहे कि वो उसमें शामिल थे या नहीं थे, इसको न्यूट्रलाइज जिस टाइम पे किया जाना था ना कर सके। थैंक यू जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। रुक जाए, जाहिद साहब आए पाकिस्तान से। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे? बस ठीक ठाक, आप बताएं। जी जी क्या कहेंगे? जी बोलिए। जी मैं सुन रहा हूँ और गुफ्तगू सुन रहा हूँ जनाब नवाज शरीफ साहब की शान में जितनी भी गुफ्तगू हो रही है वो सब मैं सुन रहा हूँ। कल हम आज ना कल ना हाफसाबाद जलसा हुआ, पूरा ड्रामा किया गया,
तमाम गुजरांवाला की इंतजामिया को कह दिया 2 दिन पहले ही कि वजीर हाफसाबाद के जलसे को इतना कामयाब करना है, सबने उधर ही हाजिरी लगवानी है, सबने उधर ही प्रोटोकॉल करना है, सारा सरकारी मशीनरी। फिर हम कहते हैं कि हमारा मुल्क में कर्जा ले रहा है। अल्लाह के बंदे ये तो सोचो कि कर्जे का पैसा सही मायने में लग कहाँ रहा है। जब एक खानदान की सिक्योरिटी के लिए हम 5-5 हजार एहलकार दे देंगे उनको और उन लोगों का दही खाने को दिल करेगा तो इस्लामाबाद से लाहौर आएंगे हेलीकॉप्टर, तो फिर तो कर्जा चढ़ना ही चढ़ना है हमारे पे। कल जलसे का नून लीग अपने शोर करेगा, नून लीग ने अपने बजट में से पैसा लगाया। कल सारा जलसा जो हुआ वो, और फिर सबसे बड़ी बात वहां से एक हाजिरी सिस्टम लगा कि जितने भी टीएमए के दूसरे हैं वो उधर जाके हाजिरी लगवाएंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस मुल्क में ये चीज हो कि उस्तादा को ये कहा जाए कि तुसी उत्थे पहुंचना फिर तुम्हारी हाजिरी लगेगी, और फिर हम क्या वहां से तलीम होगी, और फिर इन लोगों के ड्रामे आफरीन ने मुझे अपनी आवाम पे जो इन लोगों को आगे डिफेंस करी हम। और फिर दूसरा तरक्कियाती काम कौन नहीं करवाता। मतलब हम कहते हैं कि नवाज शरीफ ने तरक्कियाती काम कराना, आपके उधर जो मेयर हैं उनका वो आते इस मनसब इसलिए कि उन्होंने तरक्कियाती काम करवाने हैं, अपनी जेब से तो नहीं कोई करवाता। अपनी जेब से वो तो सरकार टैक्स के पैसे होते हैं। मतलब आप इस हिसाब से हमारे हमसाया में तुर्क मुल्क है, तैयब एर्दोगान ने कितना तरक्कियाती काम नहीं करा, इस्तांबुल की हिस्ट्री कहां से खा ले गया वो। जो अवाम दोस्त होते हैं वो ऐसे होते हैं जो अपनी अवाम के साथ मोहब्बत करते हैं। ये नहीं होता कि हमने तो अच्छा ये बताएंगे जो अभी हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो देखने में आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहा है, जबकि पीटीआई से तो सारी सहूलतें छीन ली गई हैं। नहीं, अभी मैं सियालकोट की आपको बात बता देता हूँ। रात की मैं आपको कुछ खबर शेयर करता हूँ। सियालकोट का अलमिया ये है, स्वाय नून लीग से अलावा जितनी भी पार्टी थी सबके, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, सबके फ्लैग स्टिकर उतार दिए गए हैं। नून लीग के नहीं उतारे, क्यों? नून लीग के उतारे, यानी कि पीपल्स पार्टी की भी उतार दिए, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी सबके उतार दिए, तो यानी कि एक ही जमात खड़ी हुई है इलेक्शन के अंदर। बिल्कुल। यहाँ अभी रात को लब्बैक वालों ने, जमात इस्लामी वालों ने कुछ चौक में धरना वगैरह भी दिया था, खाजी आसिफ के खिलाफ नारे भी लगाए थे। ये हो क्या रहे हैं, मतलब इतने डर चुके हैं यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, नहीं इलेक्शन में होता है ऐसा, इलेक्शन में होता है, इलेक्शन में पाकिस्तान में होता है ऐसा। और ये फिर मनहूस आदमी फिर आ गया, ये फिर महफिल खराब करेगा। एक बात में आप बात सुन ले सर, मैं पूछ ले, 1 घंटे से आपकी बात सुन रहा हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी, बात सुन ले। इलेक्शन में ऐसा कहीं भी नहीं होता। वो बता रहे हैं कि सारी पार्टियों के झंडे और सारे बैनर उतार दिए गए, सिर्फ एक ही पार्टी के लगे, पाकिस्तान से वोट कर रहे हैं। पार्टी जीती हुई थी एमक्यूएम, उसकी सीट को अनाउंस कर दिया गया था पिछले इलेक्शन में कि पीटीआई जीत गई, तो ये वाला गाना क्यों गा रहे हो आप? पहले तो वो वाला गाना गाओ। जब एमक्यूएम गई थी तो कहने लगे आप कोर्ट में चले जाओ। अभी सुनने दें चौधरी साहब, मुझे इनकी बात सुनने दें, इसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। जी बोले। ये वाला गाना क्या गा रहे हैं ये? अरे सुनने दें, वो वहाँ से पाकिस्तान का आंखों देखा हाल बता रहे हैं, प्लीज सुनने दें। जी हमने भी तो बताया, उसमें कहाँ सोए हुए थे ये लोग। जी इधर आ जाते हैं समीना जी। 2007 में जब बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, मैं अल्लाह जानता, जब भी ऐसे इलेक्शन नहीं हुए, मतलब था हंगामारी हुई थी, काफ लीग के दफ्तर या दूसरी चीजें सब तोड़ दी थी, लेकिन जब इलेक्शन हुआ था ना तो काफ लीग के उम्मीदवार भी अपने अपने जगहों पे आए थे। लेकिन अब तो अलमिया ये है हजूर कि स्वाय नून लीग के अलावा यहाँ तक कि नून लीग का एक एमपी को भी सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल, देखिए एमपी, आप जो सोचे मुस्लिम नून लीग का कारकुन जो थे वो भी अंदर जलसे जुलूस नहीं इतने ज्यादा कर रहा है, थोड़े बहुत कर रहे हैं, और जलसे में आज देखा था जलसा क्या हुआ उनका। मैं कहता हूँ वो जलसा जो था ना सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके हुआ गया। मैं नहीं कह रहा जलसा, जब मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक सरकारी इदारों के आपकी हाजिरी उधर आगे लगेगी, हेल्थ के वर्कर को कहते हैं आपकी हाजिरी उधर लगेगी, आप पोलियो वर्कर की टीम को कहते हैं आपकी हाजिरी उधर लगेगी। यानी कि सारे जो गवर्नमेंट के इदारे थे उनकी सबसे कहा गया कि आपकी अटेंडेंस वहाँ लगेगी, आप लोग वहाँ पहुंचे। भाई पीटीआई भी अपने दौर में ये करती थी, पूरे पेशावर में तो गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटी इस्तेमाल करती थी। सुमीना जी ये नहुसत बोलनी जरूरी है, एक बंदे को बोले, एक बंदा एक मेरे ऊपर लिया, उससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर आ जाऊं। चलो मैं चौधरी साहब एक मिनट के लिए सुनने दें, चौधरी साहब सुनने दें, प्लीज सुनने दें, 1 मिनट के। अभी चला गया, उसको मैं किसी वक्त भी सही कर दूंगा।
एक मिनट चले जी। नहीं, आप बराए मेहरबानी बदतमीजी ना करें ना। आपने महमूद भाई आपने की है बदतमीजी, वैसे उन्होंने नहीं की, चौधरी साहब ने, वो चुपचाप उनसे बोले थे, मगर आप बीच में फौरन बोले कि इनको जरूर वो करना है, आपने बोला है उनको, वो नहीं बोल रहे थे बेचारे। क्या कहा है? आपने गलत लफ्ज यूज किया उनके लिए, गलत यूज किया, जिसकी वजह से वो बेचारे वो हुए। एक मिनट के लिए चौधरी साहब, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड चौधरी साहब, एक मिनट के लिए प्लीज, एक मिनट के लिए। उर्दू स्पीकिंग साइंसदान था ना, उसको तो इनकी पूरे पंजाब की नस्लें लग जाएंगी ना 500 साल, तो उसके बराबरी नहीं कर सकते। तो उर्दू स्पीकिंग की तो बात करना छोड़ दो तुम लोग और तमीज तहजीब में आ जाओ। अगर इंसान की तरह बातें करनी है तो यहाँ करो। ये आदमी और चले हम अभी सुनने दे जरा मुझे इनकी बात, ये तफसील से बता रहे हैं कि सारे इदारों को बोल दिया गया, पाकिस्तान के सारे गवर्नमेंट इदारों को बोला कि वहाँ पे अटेंडेंस लगाओ जलसे में। अब सुनने दें थोड़ी बात। अब आप ये देखें कि कितने बड़े हौसलामंद हैं कि आके लाइव शो में यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, जबकि ये बात करने की इजाजत नहीं है पाकिस्तान में इनको, मगर यहाँ पे आके ये शो में कर रहे हैं, तो इनको अप्रिशिएट करेंगे, बात कर रहे हैं। जी बोले सर। अब चौधरी साहब चुप हो जाएंगे। देखिए अब आप फिर बोले जा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रही हूँ, मुझे करने दें, आप चुप रहे। चले बोले जाहिद साहब। कितना मजबूत आदमी है, उनकी बात सुनते हैं और यहाँ से अलमिया ये है समीना जी, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ रिपोर्टिंग करना और दूसरे यहाँ तक के बड़े बड़े जो एंकर है ना, वो जो अपनी टीमें भेज रहे हैं, उनको पहले कहा गया कि आपने सिवाय नून लीग के हक में सर्वे करवाना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ एक बड़ी मशहूर सहाफी आई यहाँ, उसने रोड पे सर्वे किया, बाद में उसको बोला नहीं तुमने ख्वाजा आसिफ के घर के जाके फिर सर्वे करना है। भाई रवामो ना से जो ख्वाजा आसिफ के डेरे के आसपास जो बंदे होंगे उनके ही सर्वे करना है। मेरा कहने का मकसद ये है, यहाँ से आके हम चीख चाखा ना करें, हम मुल्क पहले वो उस मनहूस आदमी को तो चुप करा लें, उसकी आवाज पीछे से आ रही है जैसे बकरे की आवाज आती है, बोले चले जा रहा है वो पीछे से। आवाज आ रही है भाई, पीछे से आवाज आ रही है वो। अरे ये महमूद भाई को आ रही है, बाकी किसी को नहीं आ रही, सिस्टम में नहीं आ रही है। आप बोले जाहिद साहब, आप उनको बोलने दे, ये महमूद भाई को बीच में जरूर टांग लगानी होती है अपनी। अच्छा अलमिया ये है कि अब हम सब सियासी पार्टियां छोड़ के मैं सब एक नारा लगाए, अब मुल्क पाकिस्तान का सोचें। मैं यूं कहे ना, हम क्यों नहीं कहते कि जिसने पाकिस्तान के साथ बुरा किया अल्लाह उसको ज़लील खार करे। और यहाँ से अलमिया ये है कि इन लोगों ने कभी किसी दुनिया आम कहीं ना बैठे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि 50 रुपए के स्टाम्प पे मुजरिम बाहर चला जाए, कभी ऐसा हुआ है कोई मुजरिम आए हम उसे एयरपोर्ट पे लेके जाने के लिए वो प्रोटोकॉल दे दें, कभी ऐसा हुआ कि हम वो सब केस उनके खिलाफ हो, हम सब उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अच्छा चलें यही थी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। आपके जो मेयर हैं, जो आपके उधर एमपी होंगे, एसी वगैरह, जब वो अपनी सीट से हट जाते हैं, उनको कोई सरकारी प्रोटोकॉल मिलते हैं? यहाँ पे तो डिफरेंट स्टाइल से, ईमानदारी से, ऑनेस्ट तरीके से होते हैं। वहाँ पाकिस्तान की तरह थोड़ी कि पहले से आपने आपने जो है ना इलेक्शन में जो ना पहले से रिजल्ट तैयार कर रखा है, रिजल्ट आपको जो आवाम का तो कुछ लेना नहीं। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से वोट देना पड़ता है आपको। यहाँ की और वहाँ की बात क्या कर रहे हैं आप? तो आप पाकिस्तान में तो आप देखते हैं ना, 22 करोड़ की आबादी है, उसमें आप कहाँ से करेंगे? तो अब जो इलेक्शन होंगे तो अब इसमें कहाँ फेयर इलेक्शन होंगे? जो बताया जा रहा था अगर फेयर इलेक्शन होते समीना जी, ये रेफरेंडम होगा और दूसरा अभी जब आप कह रहे हैं कि सारे इदारों को बोल दिया जाता है कि भाई आ जाओ, अपनी ड्यूटी वहां नहीं लगाओ, यहाँ पे लगाओ, जलसे के अंदर लगाओ, हर किसी को बोल दिया जाता है लाजमी, उनको तो सैलरियां मिल रही हैं तो उनको कहीं पे भी ड्यूटी लगाएं, ऑफिस में बैठ के लगाएं या मैदान में बैठ के लगाएं, तो वो लोग मैदान पहुंच जाते हैं। 100% पहुंचना उनको पड़ता है, अपनी नौकरी जरूरी है उनको। राइट, एक माह ड्यूटी इसीलिए करनी है कि उनको पूरा साल उनकी ड्यूटी बची रहे। जो सरकार वो तो उनकी नौकरी में शामिल हो चुका। आपने ये कहा कि यकीनन 1 महीने वो ड्यूटी करेंगे ताकि उनकी ये ड्यूटी बची रहे। 1 मिनट के लिए जरा नदीम साहब को ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। जी वालेकुम सलाम। पहले तो मैं सब भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए यार थोड़ा आप लोग सब्र और तहम्मुल से काम। बहुत अच्छी बात की आपने। देखा नदीम साहब कितनी बदमज़गी हो जाती है शो के अंदर, लफ्जों का चुनाव शुरू से कहते हैं कि अच्छे से बताइए नहीं। मैं बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे। और कितनी लोग देख रहे होते हैं। अच्छा दूसरी बात ये कि
जाहिर भाई तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में पहली दफा हो रहे हैं। वही तो चौधरी साहब भी यही बोल रहे थे कि भाई पहले की बात नहीं, मगर वो महमूद भाई बीच में छलांग लगा के उनसे लड़ने लगे यार। और ये आगे भी खत्म होने वाला नहीं है जब तक सियासी पार्टियां इंतकाम की सियासत नहीं छोड़ेंगी, ये होता रहेगा उनके साथ और ये खिलौना बनती रहेगी हर पार्टी। सही कह रहे हैं। वो ये नदीम साहब ये कहना चाहते हैं कि कब नहीं हुआ ये सब कुछ जो आप अभी बता रहे हैं आपके चैनल के ऊपर, ये तो हमेशा होता है। उनका कहने का मकसद यही चौधरी साहब भी कहते हैं कि आप भूल गए जब 2018 में यही सब चीजें हुई थी तो आज क्यों बात कर रहे हैं। उनकी लफ्ज ये था। अच्छा ये पता क्या, ये बारियां लगी हुई है पहले तो किसी पार्टी को लाना होता है उसको एकदम ऊपर कर देते हैं, दूसरी पार्टियां बिल्कुल उनको साइड लाइन लगा देते हैं, जिस तरह अभी पीटीआई को लगा दिया बिल्कुल ही, समझ लें खत्म कर दिया। बचपन ही सोच लें आप, जब से खत्म हुई है ये भुट्टो गया है उसके बाद से, बल्कि शायद उस वक्त मैं बहुत छोटा था मुझे याद नहीं है, लेकिन ये उसके बाद से यही सिलसिला चल पड़ा। 2018 में ऐसा इलेक्शन हुआ था, 2018 में ऐसा इलेक्शन हुआ था। बिल्कुल सिलेक्शन हुआ था सर, इलेक्शन कहाँ हुआ था, सिलेक्शन हुआ था वो भी, ये आपको भी पता है, ये दुनिया को पता है, सबको पता है। अच्छा सिलेक्शन, चले आपकी बात पे आ जाए, सिलेक्शन होगा, लेकिन मुझे बताइए नवाज शरीफ और के उम्मीदवारों को सब टिकट मिले थे, किसी का इलेक्शन छीना गया था, किसी को जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। सर देखें कभी कोई स्ट्रैटेजी होती, कभी कोई स्ट्रैटेजी, एक जैसी स्ट्रैटेजी रख के तो कोई काम नहीं करता ना। और आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन स्ट्रैटेजी बनाते हैं और किसकी ईमारत के ऊपर ये सारा गवर्नमेंट आती है और जाती है। That's it, मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। चलन जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब लास्ट में क्या कहेंगे महमूद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? नहीं मैं सही आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इलेक्शन जो है इस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होगा, क्योंकि इंटरनेशनली सिचुएशन ऐसी हो गई है, फिर ये हमारे हॉट बॉर्डर हो गए हैं अभी, तो इलेक्शन जरूरी है कि उसको बचाना जरूरी है मुल्क को। तो फिर ये लोग तो वैसे भी बहाना ढूंढ रहे होते हैं, आपको पता है। अभी आपने आके थोड़ी सी टॉपिक पे बात की, वरना आपने अभी तक जितनी देर तक आपने इसमें गुफ्तगू की, आपने हमेशा कॉलर के ऊपर चढ़ाई की, आपने हमेशा कॉलर के ऊपर बात की। नहीं आपसे आते तो आप टॉपिक पे बात कर लेते, काश नहीं आपने की। जाहिर साहब आपने जो बताया नक्शा खींचा, वो नदीम साहब ने की बात से एग्री करेंगे कि हमेशा ऐसे ही होता आया है। उन्होंने बात तो सही की, हमेशा ऐसे ही होता आया है, कभी नई चीज तो नहीं आई पाकिस्तान के अंदर। हमेशा होता होगा। पहले मेरी बात सुने ना, 2018 का इलेक्शन या ये इलेक्शन अरे आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही सही से चली गई आवाज। चले जी बताओ जी 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 बोले। चलें जी बहुत टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जाहिर साहब आप कल टाइम पे आइएगा ताकि आपका पूरा मैसेज लिया जाए, पूरा नक्शा बताइएगा, पाकिस्तान के हालात बताइएगा कि इलेक्शन की कैंपिंग कैसी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, कौन सी पार्टियां आगे खड़ी हुई हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तमाम कॉलर का शुक्र अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, तो ये कहेंगे खुश हैं मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।